नमस्कार, जय भारत। स्वागत है सभी का। नमस्कार सभी को, जय भारत। चलिए भाई, एक और पीडीएफ जोड़ लेते हैं, शुरू करते हैं। चलिए फटाफट आ जाइए। नमस्कार सभी को, जय भारत। चलिए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज लास्ट क्लास है, यस, आज फिनिश करेंगे, खेल खत्म करेंगे, मुक्ति दे देंगे आज। ठीक है, नमस्कार सभी को, स्टार्ट। चलिए तो चलो, नए उनके लिए बता दूं, मेरा नाम एकेएम सर है। जिस नाम से मुझे कोचिंग फील्ड में जानते हैं, बीटेक फ्रॉम एचबीटीआई कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, दोनों टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस इंडिया के। आप सर्च कर सकते हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस। आकाश सर्वोत्तम में वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूं। केमिस्ट्री में इंटर रह चुका हूं। लजमन पटेल, सोमल अग्रवाल, वरुण कुमारी, IR 3942, एम्स 2016, 2018, 2019 और बहुत सारे नीट एम्स टॉपर आईटीएस को मैंने ट्रेन किया है। इस नाम को आप तुरंत सर्च करिए। अगर अभी तक आपने इसको फॉलो नहीं किया तो तुरंत इसको जाकर के अनअकैडमी में फॉलो करिए। जरूरत पड़ने वाली है। अगर आज नहीं पड़ी तो कल पड़ेगी, क्योंकि ये नाम आपको मोक्ष तक ले जाएगा। जे स्टार लाइव मेरा रेफरल कोड है, इसको अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर सकते हैं। आज सेशन स्टार्ट किया जाए। ये बैच तो आपको सबको पता ही है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन का एक नया क्लास स्टार्ट हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको जल्दी से एक दो बातें बता देता हूँ। फटाफट सुन लीजिए सब लोग, जल्दी सुन लीजिए। पैरेलल क्लास में 2 क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। मैं बिल्कुल जरा सा टाइम लूंगा आपका, 1 मिनट के अंदर आपको सारी बातें बता रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। तो मेरे 2 पैरेलल कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। 2 पैरेलल कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, उनके लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूं जल्दी से। ये लीजिए, मैं पहला लिंक शेयर कर रहा हूं आपको। 2 पैरेलल कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं और इन दोनों के लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूं आपको। 1 सेकंड वेट करिए बस। चलिए ये दीजिए पहला लिंक। ये पहला लिंक मैं शेयर कर रहा हूं यहां पे। डायरेक्ट मैं लिंक ही शेयर कर दूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। ये लीजिए, ठीक है। ये गया पहला लिंक। थोड़ी देर चैट रोक दो भाई, चैट रोको। एक बार पिन कर दिया। चलो ये पहला लिंक, ये सॉल्यूशन का है, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन का है। और आपको एक शेयर कर देता हूं। ये हो गया सॉल्यूशन का। एक और शेयर कर देता हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ये लो, ये गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ये शेयर कर रहा हूं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ये लीजिए, एक बार चैट रोके रहना। लीजिए 2 कोर्स आपको यहां पे मैंने पिन कर दिए हैं, दोनों आप देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट इनको निपटाएं, फिर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पे आते हैं जल्दी से। चलिए आज का सेशन स्टार्ट। 48 मैंने करा दिया था आपको, 48 डन था। चेक कर लीजिए, 48 पिछली क्लास में करा दिया था मैंने, 49 करवा दिया था। समझ में आ गई थी बात? जल्दी से लिख दो 48 49 डन, 48 49 डन, फटाफट। चलो नेक्स्ट। ये आया सवाल, 50 नंबर सवाल। पेन नहीं चलाना है, सुनिए ध्यान से, पेन नहीं चलाना है, खटाखट करना है। कैसे करेंगे देखो, सुनो। 50% सल्फर है, बाकी सब ऑक्सीजन है, तो बताना सल्फर और ऑक्सीजन का मास बराबर रखना है। 50-50%। तो क्या करोगे? सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है? 32, और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। तो 32 वाले का 1 ले लो, 16 वाले के 2 ले लो, बराबर हो जाएंगे क्या दोनों? हेलो, मैं आपको बताता जा रहा हूं, टाइम कम है अपने पास, आज बहुत सारा काम करना है, तो पोल अभी नहीं कर रहे हैं हर सवाल में। 32 के वाले कितने ले लो? 32 वाले के 1 ले लो, 16 वाले के 2 ले लो, खत्म हो गया सवाल। चेक करते जाइए भाई, क्या बिना पेन चलाए सवाल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? बताओ फटाफट जल्दी से। लग रहे हैं भी सवाल? कदम सवाल। SO2 32 वाले का 1 ले लिया, सल्फर ऑक्सीजन वाले के 2 ले लिया, SO2। कितनों समझ में आ गई बात? नेक्स्ट का पोल कराओ। चलो 51 नंबर का पोल स्टार्ट किया जाए। 51 नंबर के लिए मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं। लीजिए, ये आया। देखें कितने लोग जल्दी से लगाते हैं इसको। पेन नहीं चलना चाहिए जाता आपका। इंपिरिकल फॉर्मूला के सवाल में पेन नहीं चलाया जाता भैया, पेन नहीं चलाया जाता। पेन चल रहा है तो फिर दिमाग नहीं चल रहा आपका। 80% कार्बन है, आपको बताना है क्या आंसर होगा। पहला वाला समझ में आ गया? दोनों को 50-50% रखना है। 32 वाला 1 ले लो, 16 वाले 2 ले लो, खत्म हो गया, मास बराबर हो गया। 32-32 खत्म। SO2 S1O2, समझ में आई बात? 80% कार्बन है, 80% कार्बन है, और 20% कौन होगा फिर बताओ? 80% कार्बन है तो 20% कौन होगा? H होगा। ये मास रेशियो, चेक करिए। शेयर लीडर बोर्ड, लीजिए आ गया। प्रियम, विकास, मोहित। देखिए सिंपल सा सवाल है, ये मास रेशियो है। मास रेशियो चेक कर लिया करिए। बताना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मास रेशियो क्या रखना है आपको? 80-20 80-20 80-20 का मतलब बताओ? 4-1। हेलो, 4-1।
और 4-1 वाले में क्या करो, ये इनका मास रेशियो रखना है आपको, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, 3 मल्टीप्लाई करो जल्दी से बताओ, इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 3। तो 12 वाला 1 रख लो, देखो 12 किसका एटॉमिक वेट है, कार्बन का, 12 वाले 1 रख लो। और H किसका होता है, H किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो H1 वाले कितने रख लो, 3 रख लो। तो बताना 1:3 रखने पड़ेंगे, 1 और 3 मोल। 1 और 3 मोल मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में रेशियो क्या होना चाहिए, 1 और 3 मोल का। हेलो, 1 और 3 मोल का। अब बताओ 1 और 3 मोल का रेशियो कहां बैठ रहा है, यहां नहीं बैठ रहा, यहां देख लो 1:2 चल रहा, नहीं बैठ रहा, या 1:1 गलत है, क्या 1:3 यहां बैठ रहा है, देखो 2:6 या 1:3 बात तो एक ही है, 1:3 या 2:6 बात तो एक ही है। हेलो, बात समझ पा रहे हैं क्या, पॉसिबल फॉर्मूला क्या यही हो सकता है। अब ये इंपिरिकल नहीं है, मॉलिक्यूलर हो जाएगा, क्या दिक्कत है, उसने ये थोड़ी पूछा कौन सा वाला बताओ, उसने बोला पॉसिबल फॉर्मूला बताओ। कितनों बात समझ में आ रही है, अंगूठा दिखाओ यार, तब मजा है। कंसेप्ट आपको तगड़े दे रहा हूं तो मतलब अंगूठा दिखना चाहिए फिर जोरदार तरीके से। देखिए क्या किया मैंने, समझ में आया आपको कंसेप्ट। देखिए 80 ग्राम ये, तो 20 ग्राम ये, तो ये 4 ग्राम, तो ये 1 ग्राम। 3 क्यों मल्टीप्लाई किया समझ में आया, क्योंकि 12 बनाना था इसको, क्योंकि एटॉमिक वेट 12 है कार्बन का, तो 3 मल्टीप्लाई, तो ये 12, तो ये 3, देखो 3 मल्टीप्लाई करो इसमें 12, तो ये 3, 12 वाला 1 ले लो, तो 1 वाले 3 ले लो। तो कार्बन कितने लो, 1 लो, तो हाइड्रोजन कितने लो, 3 लो। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में मोल का रेशियो क्या आ गया, ये देखो मोल का रेशियो आ गया कितना, 1:3। तो इसका 1 मोल तो इसके 3 मोल, इसके 2 मोल तो इसके 6 मोल। केवल किस में बैठ रहा है, 3 नंबर में बैठ रहा। सबको समझ में आ गई तो सब लोग अंगूठा दिखा दो भाई। चलो फिर नेक्स्ट में, ये लो, ये वाला 52 नंबर मैं आपको करा चुका हूं पहले भी, आपको बिल्कुल सही होना चाहिए। 52 नंबर जल्दी सब लोग बताओ, जल्दी सब लोग बताओ। इंपिरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज सबका सही होना चाहिए, एक एक का सही होना चाहिए। स्पीड बढ़नी चाहिए आपकी कंसेप्ट में, ये नहीं कि आप लगे पड़े, वो फिर मेरे पढ़ाने का मतलब क्या हुआ, फिर स्पीड आपकी बढ़नी चाहिए, धीरे धीरे से लेकिन बढ़नी चाहिए। ग्लूकोज क्या होता है भाई, C6H12O6, जल्दी से बताओ, करा चुका हूं इंपिरिकल फॉर्मूला, क्या होगा, सबका सही होना चाहिए था भाई। 15%, 25%, 9%, ये एबीसी टिक कर रहे हैं, ये तो इजी था, बहुत बहुत इजी था, ये भी गलत कर रहे हैं बताइए आप। मोहित, अमोल, भुवन, अगर आपने मेरी लास्ट क्लास की होगी तो मेरे ख्याल से सबका सही होना चाहिए। देखो 6-12-6, 6-12-6 का सिंपलेस्ट फॉर्म बता दो भैया, लास्ट क्लास की होगी तो बिल्कुल कंफर्म सही होगा। 1 to 1, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन करिए 1 to 1, 1 to 1 खत्म, 1 to 1 डन। चलो नेक्स्ट में 53 बताओ, पोल शुरू करूं 53 का, एकदम फटाफट होना चाहिए भैया। 53 का पोल शुरू कर रहा हूं, फटाफट होना चाहिए, पेन नहीं चलना चाहिए, दिमाग चलाइए, या थोड़ा बहुत पेन चला लीजिए। अब ये स्टार्टिंग फेज में आप थोड़ा बहुत पेन चला लीजिए। चेक कर लीजिए फटाफट आंसर। लो भैया, शेयर लीडर बोर्ड आ गया। अमोल, भुवन, संबित, अगर आप इस सवाल को सिंपल तरीके से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे बताना। 40% कौन है बताओ, ऑक्सीजन है। सिंपल तरीके से लगाएंगे, समझ पा रहे कितना टाइम लगेगा आपको, कितना टाइम लगेगा, जल्दी से मैं बता देता हूं आपको। बताना 40% ऑक्सीजन है तो बताओ 60% मेटल है, इसका मतलब। देखो अगर आप सिंपल तरीके से लगाओ तो ऐसे लिखोगे भैया ये 60% है, फिर ये कहोगे 40% है, फिर कहोगे बताना इसमें एटॉमिक वेट डिवाइड करूंगा, कर लो भाई एटॉमिक वेट डिवाइड कर लो। बताना एटॉमिक वेट कितना दिया आपको, एटॉमिक वेट कितना दिया है, 24 दिया हुआ है, किसका, मेटल का। तो यहाँ 24 डिवाइड करो, फिर क्या करो, यहाँ पे 40 में 16 डिवाइड करो, फिर क्या करो, इसको सॉल्व करो, 0 0 काटो बैठ के। ये सिंपल तरीका, अगर आपको नहीं समझ में तो ऐसे कर लीजिए, 6/24 और ये देखिए आ गया 4/16। थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करोगे तो यहां से उड़ाना शुरू करो, 3 2 6 और 3 8 24, तो ये बन गया देखो 6 4 24 मतलब 1/4, ये तो 1/4 बन गया। और ये कितना बन गया, ये देखो ये भी 1/4 बन गया। फिर आप कह दो कि देखो 1:1 आ गया, फिर देखो 1:1 आ गया, तो N1O1 आ गया। कितनों को समझ में आ गया तरीका, ये बेसिक तरीका, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। आपको कुछ नहीं आता ना तो आप ऐसे लगा लो, कम से कम आपसे सवाल तो लगे ना। आपको कुछ नहीं आता आप ऐसे लगा लो, ठीक। आपका चलता है, अगर आपका चलता है चक्का जान नहीं है तो क्या करिए, पेन ही मत चलाइए। देखो लिखो ऐसे M, यहां पे लिखो O। अब देखो J क्या कहता है, J कहता है 1-2 लाइन बस, ज्यादा नहीं। बताना ऑक्सीजन कितना है, 40। मास रेशियो पे फोकस करा करिए, मास रेशियो पे, और मास रेशियो से फिर मोल रेशियो पे आ जाया करिए। देखो मास रेशियो कितना है, ऑक्सीजन कितना, 40 ग्राम। तो मेटल कितना बताओ, मेटल कितना, 60 ग्राम। ये रेशियो दोनों के बीच में मास रेशियो का। तो बताना ये 60 वो 40, 0 0 काट दो, ये 3 वो 2, ये 3 ग्राम तो वो 2 ग्राम, 3 ग्राम 2 ग्राम। अब क्या करो, 8 मल्टीप्लाई कर दो। 8 क्यों मल्टीप्लाई किया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, 8 क्यों मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं,
कितने लोगों को समझ में आ रहा है 8 क्यों मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं? हेलो, 8 क्यों मल्टीप्लाई कर, क्योंकि 8 में 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 बनेगा, 24 एटॉमिक वेट है। मैं सोच रहा हूं तो यहां 8 मल्टीप्लाई करो, बता नहीं यहां कितना बनेगा 24, यहां पे कितना बनेगा 16। 8 मल्टीप्लाई करो, यहां बनेगा 24, यहां बनेगा 16। खत्म हो गया, सवाल आ गया। देखो वो आ गया है, देखो वो आ गया है। कैसे आ गया बताओ? वो कहता है कि 24 वाले एक लोगे, देखो 24 वाला एक लोगे, 24 इंटू 1 24, तो 16 वाले भी कितने, एक ही तो लेने पड़ेंगे। हेलो, और अगर दोनों एक एक लेने पड़ेंगे तो मतलब M1O1 आंसर आ गया। लो भैया, कितनों को मौज है यार, कीबोर्ड तोड़ो। अगर मौज आ रही है तो मौज आ रही है तो कीबोर्ड तोड़ो, नहीं मजा आ रही तो छोड़ दो, लेकिन मौज आ रही तो कीबोर्ड तोड़ो। फिर तो लगना चाहिए ना यार कि कुछ बात हो रही है। ये बात, ये बात, अंगूठे एकदम गट 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 गट। चलिए बढ़ते जाइए, अगला सवाल ये हो चुका है, डन हो चुका है ये पिछले जैसा ही है। अब आप बताइए ये सब सवाल, ये सवाल लगा लोगे क्या? 55 नंबर सवाल लगाओ। चलो ये थोड़ा सा अलग है, ये देखें कितने को लगा पाते हैं। 55 नंबर लगाओ, देखिए कैलकुलेशन बढ़ रहा है थोड़ा सा, है ना। अब लोग कहते हैं 3 वाले करा के दिखाओ, तो जानो ऐसे। लो 3 वाले, लो भैया 3 वाले मतलब समझ रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। अभी तक कार्बन हाइड्रोजन था, अब नाइट्रोजन और आ गया। ये लीजिए आप, ये वाला तो कर चुके हैं ना, ये वाला कर चुके हैं हम लोग पहले। 80 20 कार्बन पीछे हो चुका है, आप देख लीजिएगा पीछे हो चुका है। सेम सवाल है तो रिपीट है ना। 55 करिए, 55 का पोल कराया भैया, 55 का पोल, 55 का पोल जल्दी से करो। चलो देखो, अमोल भुवन अमन। अब देखिए सवाल में आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए, थोड़ा सीखिए। देखिए आपसे कह रहा है कि आपके पास 38.8 ग्राम, 38 पॉइंट, अगर मैं 100 ग्राम लेता हूं मान लो कंपाउंड, मैं हमेशा कंपाउंड कितना लेता हूं बताना, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें तो। अच्छा देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स सी। तो देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सिंपल सी बात सुनिए मेरी। मैं आपसे एक सिंपल सी बात ये बोल रहा हूं कि बताओ अगर 38.8, अगर मैं 100 ग्राम कंपाउंड लेता हूं, 100 ग्राम, हर बार मैं 100 ग्राम कंपाउंड लेता हूं हर सवाल में, ठीक है ना। तो बताओ ना मेरे पास 38.8 ग्राम किसके होंगे, कार्बन के, कार्बन के। तो इसमें अगर इसका मैं मोलर मास डिवाइड कर दूं, इसका मोलर मास डिवाइड कर दूं 38.8 में 12, 12 3 36, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा क्या, 3 पॉइंट समथिंग। हेलो, 3 पॉइंट समथिंग। तो बताना अगर मैं हाइड्रोजन में 16 ग्राम होगा, फिर ये 16 ग्राम होगा। तो अगर हाइड्रोजन में मैं 16 में 1 डिवाइड करूंगा तो क्या ये करीब करीब 16 के आसपास आएगा। हेलो, देखिए साहब मैं बिना कैलकुलेशन, ये बैठा हुआ है ना, ये कैलकुलेशन नहीं करता है। जरा सुनिए, इसके पास है, ये खटाखट निपटाता है। सुनिएगा ध्यान से जरा, बताना ये 3 पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा तो 3.1 3.2 मान लू, कुछ अप्रोक्स अप्रोक्स चलेगा। और बताना ये वाला 16 होना चाहिए, एच देखो 16 मोल होनी चाहिए। देखो यहाँ 1 डिवाइड कर दिया ना यहीं पे, और यहाँ पे देखो 12 डिवाइड कर दिया। क्या इनके मोल का रेशियो निकालना है इस बार? हेलो, क्या इनके मोल का रेशियो निकालना है इस बार? बताना इसके मोल 3.2 के आसपास, तो क्या इसके 16। तो बताना अगर 3 डिवाइड करूं 16 में, 3 का 5 गुना 15 होता है, तो 3.2 का 5 गुना 16 के आसपास होगा। हेलो, क्या 1:5 का रेशियो आ गया? क्या 1:5 का रेशियो आ गया? बताना 1:5 का रेशियो मतलब कार्बन का अगर 1 मोल लोगे तो क्या हाइड्रोजन के 5 मोल लेने पड़ेंगे? कार्बन का अगर 1 मोल लोगे तो क्या हाइड्रोजन के करीब 5 मोल लेने चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन के मोल कार्बन से 5 गुना होने चाहिए आंसर के अंदर। और देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, सुनना ध्यान से, फिर से आ गया। वो हर बार आ जाता है। देखो यहाँ कार्बन का 1 मोल लिया, हाइड्रोजन के गिनना 3 और 2 5, क्या 1:5 कार्बन हाइड्रोजन में बैठ रहा है मोलर रेशियो? यहां चेक करना, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगला चेक करना, यहां देखो कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना 3, गलत। कार्बन देखो 2 2 2, कार्बन 2 हाइड्रोजन 3, गलत। 2 और 3 का रेशियो आ गया 2:3, गलत गलत। समझ में आ रही बात? आंसर आना चाहिए 1:5। अगर इसके 2 लिए कार्बन के ना, तो हाइड्रोजन के तो 10 होने चाहिए थे, गलत है, बहुत लंबे में गलत है। कार्बन के बताओ 1 लिए, हाइड्रोजन के कितने लिए 4, 1:4, गलत। कार्बन के 2 लिए, हाइड्रोजन के 5 लिए, कार्बन के 3 लिए, 3 3, कार्बन के 3 लिए, हाइड्रोजन के 5 लिए, 3 और 5, 3 और 5, लंबे में गलत। तो बताइए क्या एक ही मिला, एक ही मिला। तो देखो वो फिर से आ गया, वो बार बार आ जाता है, ध्यान दीजिए, वो फिर से आ गया। गतिमान एक्सप्रेस है बिल्कुल, एकदम चौरी चौरा नहीं है भैया, धीमे धीमे चलती है, चुक 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 चुक, खींच के पहुंचाता हूं, आगे बढ़ के मारता हूं भाई साहब। जब मैं फॉर्म में आ जाता हूं ना, तो जीने नहीं देता किसी को, फिर पानी मांगते हैं लोग सीढ़ियों पर गिर गिर के। अभी तो मैं धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा हूं, पूरी तरीके से मैं फॉर्म में आ गया ना जिस दिन, तो आप यहां देखेंगे सीढ़ी पे लोग गिरे मिलेंगे आपको। हमें तो बता दो, ये समझ में आपको क्या अभी तक बताया मैंने आपको? सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। देखिए कितनों को मजा आया इस कंसेप्ट में, कितनों को मजा आया कंसेप्ट में, बिना कैलकुलेशन के लगा के।
आया क्या? एक स्टेप एक बार और देखो, सिंपल लॉजिक है। 38.8 ग्राम अगर आपके पास कार्बन है तो दिमाग में थोड़ी गाड़ी चलाइए, उसमें 12 डिवाइड करिए, क्या 3.2 के आसपास बन रहा है कुछ? 3.2 मोल। और हाइड्रोजन के 16 ग्राम है, एक उसका मोलर मास है, तो क्या है 16 के आसपास। तो इनका रेशियो निकालोगे तो 1:5 बन गया। आगे देखो ही मत ना, नाइट्रोजन क्यों देख रहे हो, 1:5 बन गया। और बताओ 1:5 बन गया तो 1:5 भैया कार्बन का 1 मोल और हाइड्रोजन के 5 मोल एक ही ऑप्शन में है। और आप कहीं देख लीजिए, बताइए 1:5 मोलर रेशियो मिल ही नहीं रहा है। 1:5 मोलर रेशियो कहीं मिल ही नहीं रहा, खत्म हो गया सवाल। हेलो, पता नहीं ये वाला कर लोगे क्या बिना पेन चला? जल्दी से ये दोनों बिना पेन चला, 56 नंबर लगाना जरा, बिना पेन चला लगना चाहिए। पोल स्टार्ट कर रहा हूं, पेन नहीं चलना चाहिए किसी का भी इसमें। पेन चला तो मैं मतलब दिमाग नहीं चल रहा फिर आपका। 56 का पोल शुरू कर रहा हूं, 56 का 56 पोल स्टार्ट, ये लीजिए 56 पोल स्टार्ट हो रहा है, फटाफट लगाइए 56 पोल स्टार्ट। जे स्टार के अलग फॉर्म है, स्टूडेंट कम है, कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएंगे। देखिए जो इस साल नहीं आएगा वो अगली साल आएगा, आना नहीं पड़ेगा, आना तो यही पड़ेगा साहब, ठीक है ना। जो इस साल नहीं आएगा वो अगली साल आएगा, जो इस अगली नहीं आएगा उसके अगली आएगा, आना तो यही पड़ेगा। मोक्ष एक जगह से मिल रहा है अगर, तो अंत में तो यही आना पड़ेगा। आप जल्दी देख लेंगे अंत, कोई देर में देखेगा, देखना सबको पड़ता है। मृत्यु ही जीवन का अंतिम परिणाम है। लीजिए ट्रिपल टी अमोल भुवन अमन। तो चलिए सिंपलेस्ट फॉर्मूला आपको बताना था, बताना एक्स का एटॉमिक वेट 10 है और वाई का एटॉमिक वेट भैया 20 है, 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो बताओ 10 वाले के 2 ले लो। हेलो, दोनों का 50-50% रखना है ना भैया कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 10 वाले के 2 ले लो, 20 वाले का 1 ले लो, मास बराबर हो गया। हेलो, 10 वाले के 2 ले लो और 20 वाले का 1 ले लो, बताओ मास बराबर। 10 वाले के 2 लोगे तो मतलब x2 और 20 वाले के 1 लोगे तो मतलब y1, x2 y1 खत्म, जय भारत। चलते जाऊं क्या? मौज आ रही तो यार बताया करो, देखो ऐसे नहीं चलता है फिर। 57 नंबर देखो, 57 नंबर 57 भैया, मोक्ष का मतलब नहीं पता है, मिलेगा तब अनुभूति करिए आप, तब पता चले क्या होता है। कह क्या होता है मोक्ष, क्या होता है, अनुभूति करना, कुछ चीजें एक्सपीरियंस से पता चलती हैं। सबका सही होना चाहिए बिना पेन चलाए, पेन नहीं चलना चाहिए इस सवाल में। 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन लेना आपको भैया दोनों का फिर से। तो बताओ क्या करें, बताओ क्या करें, जल्दी से बताओ। निपटाया, खींच के मार रहे हो क्या? यही होता है पेपर में, यही स्ट्राइक रेट होना चाहिए। अमोल भुवन अमन, स्ट्राइक रेट एकदम 150 के ऊपर के लिए। 20 वाला और 10 वाला एटॉमिक वेट बराबर मास लेना है दोनों का, तो क्या करो 20 वाले का 1 ले लो और 10 वाले के 2 ले लो, हो गया भैया खत्म। 20 वाले के 1 लेने का मतलब x1 और 10 वाले के 2 ले लो मतलब y2 खत्म, x1 y2 x1 y2 खत्म हो गया सवाल। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, बुला बुला के मजे लो एग्जाम में। कह दो इधर सुनो, कह दो क्या कह रहे, ये सवाल लगाऊं तुम्हारे सामने, कह हाँ लगाओ, करे पेन चलाओ, कह नहीं कस कैसे देखो, कह दोनों का मास बराबर है, कह हाँ देखो 50, कह दो अच्छा 20 वाले के 2 ले लूं तो कितना हो जाएगा, 20 वाले का 1 ले लूं कितना हो जाएगा 20, अच्छा 10 वाले के 2 ले लूं तो, कह रहे फिर भी 20, कह रहे हो गया बस जाओ मस्त रहो, 20 वाले के 1 10 वाले के 2 खत्म हो गया, जाओ मस्त रहो। एग्जाम में से भरवाइए ओएमआर, उससे कह दो इधर आना है ना, शामू बेटा इधर आओ, इधर ओएमआर ऐसे भरवाऊंगा तुमसे बैठा के एकदम मस्त। हरी मौज, ये कर चुके हम लोग, ये कर चुके, क्लास में डन है, ये क्लास में डन। अभी दूंगा तो ये भी गलत करेंगे कई लोग, चलो मैं देख लेता हूं जरा एक बार, इससे पता चल जाएगा कि जनता जागरूक है या नहीं, मतलब क्लास कर रही है कि नहीं। क्लास में करा चुका हूं, सबका सही होना चाहिए, अगर मतलब क्लास करी आपने सबका सही होना चाहिए। ये अगर गलत कर दिया आपने ना, तो मतलब मैं मान जाऊंगा आप सो रहे हैं फिर। क्लास अगर नहीं की तब तो ठीक है, मान सकता हूं कि चलो नहीं हुआ आपसे, लेकिन क्लास करने के बाद अगर ये गलत हो रहा है, एकदम लाइव क्लास में हुआ है, एकदम एग्जाम्पल ही हुआ है। ऐसे लोग होते हैं, देखो ये गलत कर रहे हैं, सी 15% डी ठीक कर रहे हैं, ऐसे लोग होते हैं भैया पेपर लीक कर दो तब भी गलत करके आते हैं, यही है वो लोग। इनको पेपर भी लीक करा दो ना तब भी गलत करके आएंगे। देखो अमोल भुवन अमन के पेपर दे दिया पूरा, देखो यहां क्या कह रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6 होता है क्या, ठीक। तो बता इसका सिंपलेस्ट क्या हो जाएगा, 1 to 1 बता चुका हूं क्लास में, ये एम्पिरिकल हो जाएगा इसका। बताना इसको, देखो एस्ट्रिक एसिड को देखो, C2H4O2, ये एस्ट्रिक एसिड है, देखो यही तो एस्ट्रिक एसिड C2H4O2, इसका सिंपलेस्ट क्या होगा बताओ, 1 to 1। तो दोनों का इंपीरिकल फॉर्मूला कैसा होगा, सेम, दोनों का इंपीरिकल फॉर्मूला सेम सेम, चेक कर लीजिए। तो यही दोनों तो हैं, मैंने आपको बताया भी था कि दो अलग अलग कंपाउंड्स का इंपीरिकल फॉर्मूला, दो अलग अलग कंपाउंड्स का इंपीरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है।
बताइए क्लास में बताया था कि नहीं बताया था? मेरे को एक बार ये बता दें, क्लास में बताया था कि नहीं बताया था? ये सवाल करवाया था कि नहीं करवाया था? अब अगर किसी से नहीं हो रहा तो उसका क्या करना चाहिए बताओ मेरे को? क्या मैं उसका सम्मान करूं? चलिए खत्म। अब देखिए आपको बताता हूं अगला कंसेप्ट। इधर आ जाओ। एम्पिरिकल डन। अब मैं आपको दो सवाल ये भी डन हो गया था, 12 नंबर डन था भैया। 13 नंबर करना था, इंसुलिन करना है आज अपने को, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास करना है। उससे पहले एक कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, जल्दी सुनिएगा। मैं आपको दो सवाल दे रहा हूं और दोनों नीट में आए हुए। इससे आइडिया क्या लगेगा पता है? अभी दो चार क्या कहते हैं, कहीं नीट में आने वाला लग जाएगा क्या ऐसे? दिन दो चार क्या कहते हैं, कहते हैं नीट में आए हुआ लगा लगा लेते हो ऐसे? कहते हाँ देखो चेक कर लेते ना, चेक कर लेते। गुस्सा क्यों हो रहा है? चेक कर लो, गुस्सा नहीं करने का। AIPMT आओ चेक कर ले। 2008 पेपर भैया लोगों ने बनाया था, हम लगाने जा रहे हैं। ठीक है, आओ देखें। कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कहानी बहुत बड़ी लिखी, आप उसे छोड़िए, मेन मेन पॉइंट में आपको बता रहा हूं। कार्बन कह रहे हैं 38.71% ले लो, ले लिया भैया। कह रहे हैं H ले लो, ये उनका ही सवाल है मतलब है ना। 9.67% ले लो, ले लिया लो, बहुत बढ़िया। कह रहे इंपेरिकल फॉर्मूला बता दो मेरे को। कह रहे इंपेरिकल फॉर्मूला बता मेरे को। हमने कहा ओके। हमने कहा ऑप्शन दोगे? कह रहे हाँ ऑप्शन देते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी आप। कह रहे क्या क्या ऑप्शन है? CHO है, CH4O है, एक CH3O है। आए हुआ सवाल है भैया, सब उन्हीं का, ऑप्शन भी उन्हीं के, डेटा भी उन्हीं का। मैं सिर्फ खेलता हूं, आई जस्ट प्ले विद द क्वेश्चंस। चलिए पोल शुरू करते हैं, पोल शुरू करते हैं। अब ये सवाल कितने लोगों से लगेगा वो तय करेगा कि आप सीख चुके हैं कि नहीं सीख चुके हैं। AIPMT में आया हुआ सवाल है भैया, इसकी बेइज्जती करके दिखाइए एकदम गंदे तरीके से। फेंक फेंक के मारो इसको। 74% लोगों ने सही कर लिया, 74% लोगों ने सही कर लिया। 71%। देखिए गलत उन्हीं का हो रहा होगा जो ये क्लास नहीं करते हैं। पिछली क्लास आएंगे कहेंगे हम पिछली वाली में नहीं आए थे, क्या कर रहे थे? अमोल भुवन करीब मेरा अपॉइंटमेंट था। देखो ऐसे ही बनते हैं, फिर डॉक्टर उनका कोई अपॉइंटमेंट लेता नहीं। तो आप भैया क्लास करो, चाचा क्लास करो, तभी मुक्ति मिलेगी। देखो 38.7 में नहीं, आप 12 डिवाइड कर लो, 12 डिवाइड कर, यही खत्म कर लूंगा। देखो लाल पेन का प्रयोग कर रहा हूं ना, लाल पेन का प्रयोग, लाल पेन मेरे पास है, लेके जाऊंगा, भर के आऊंगा। देखना सुनना, 12 डिवाइड कर लो, 12×3=36 होता है, 12×3=36। तो 3 दशमलव समथिंग है ये, 3 दशमलव समथिंग, 3 के आसपास। 12×4=48 होता है, तो मतलब 4 गुने से बहुत कम है। हेलो, 4 गुने से बहुत कम है। 12×3=36, उससे हल्का सा ज्यादा है, 3 से हल्का सा बड़ा, ठीक है ना। अच्छा 9.67 में अगर आप 1 डिवाइड करेंगे तो ये 9.67 ही आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, 3.2 आ गया, 3.3 आ गया, कुछ ऐसा आएगा ये? उसमें अगर ये डिवाइड करूंगा तो बताना क्या ये 1:3 का रेशियो बन रहा है? 3 9, और ये यहाँ पे 0.2 आया तो उसका 3 गुना करीब करीब, तो क्या 1:3 का रेशियो बन रहा है करीब करीब? हेलो, 1:3। क्या मोलर रेशियो आ गया 1:3? और बताइए मोलर रेशियो अगर आ गया 1:3, समझ में आई बात क्या बोला? 3.2 मान लो ना इसको, 3.2 मान लो इसको करीब करीब, तो 3.2 का 3 गुना 9.6 के आसपास, तो करीब करीब अप्रॉक्स 1:3 मोलर रेशियो। बताइए 1 और 3 का मोलर रेशियो होना चाहिए कार्बन के बीच में, किसके बीच में? कार्बन के बीच में, और किसके बीच में? हाइड्रोजन के बीच में। तो बताना कार्बन अगर 1 मोल लोगे तो हाइड्रोजन 3 लोगे, कार्बन 2 लोगे तो हाइड्रोजन 6 लोगे। आप चेक कर लें जरा, चेक कर लो, चेक कर लो। देखो दोनों बराबर ले लिए भैया ने, गलत है। यहां देखो 1 लिया तो ये 4 ले लिया, भावुक हो गए, गलत है। ये देखो 1 लिया तो इसके 3 लिए, 3 गुना लिए इसके, देखो 1 3 हो सकता है। इसका 1 लिया, इसके 2 लिए, बिल्कुल गलत है, हो गया। देखो वो आ गया, फिर से आ गया। AIPMT 2008। कितना टाइम लगाऊंगा इस सवाल में? बताना कितना सवाल, कितना टाइम लगाऊंगा इस सवाल में? कितना टाइम लगाऊंगा इस सवाल में? क्या 2-4 सेकंड में निपटा दूंगा? अब ये तो मैं आपको बता रहा हूं, वहां मैं खुद करता हूं ना, तो ऐसे थोड़ी करता हूं। देखो यही डिवाइड कर लेता हूं दिमाग में। 12×3=36, 3.2, 9.671, यानी कि 9.67, 1:3, 1:3, 1:3 OMR। अगला लो भैया, अगला लो, अगला लो। इतना ही टाइम लगता है बस, खट 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 खट। 150 का स्ट्राइक रेट। ऐसे करिए कि सामने वाला घबरा जाए, खौफ होना चाहिए उसकी आंखों में। सामने वाले की आंखों में खौफ पसंद है मुझे, और आप भी वही डेवलप करिए। वो तब ऐसे नहीं डेवलप होता वो। एक और देता हूं आपको। अच्छा आपने सुना होगा एम्स का पेपर बहुत अच्छा आता है, कहते हैं यहां बहुत तगड़े लोग रहते हैं, गजब दिमाग होता है। रिया चक्रवर्ती अब जांच हो रही थी, वहीं ले गए कि यहीं चेक कराऊंगा सब कुछ। देखो सवाल आया इनका 2016 में, कह रहे हैं, सवाल सुनिएगा।
71.7% क्लोरीन दे रहा हूं। अच्छा, इस वाले सवाल कई लोग क्या करते हैं ना, कई इतने बड़े वाले होते हैं भाई साहब कि वो बैठ के ऑक्सीजन निकाल रहे होते हैं। आप समझिए, सोच के देखिए, यहां कहते हैं इसको 100 में माइनस करूंगा, 100 में माइनस कर रहे होते हैं। अगर जिस घड़ी आपने ये सिखाया जाता है, कहते हैं ये किया करो, स्टेप है, करिए ये स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप चलो, गिर जाओगे, फिर इसको माइनस करो। जिस घड़ी आपने ये माइनस करना शुरू कर दिया ना, पीछे से आवाजें आएंगी, फॉर्म ले लो ना प्लीज, फॉर्म ले लो ना प्लीज, आ जाओ ना पीछे, बराबर, तुरंत आवाजें आएंगी। और आप कहेंगे ये क्या चल रहा है, मैं तो सवाल लगा रहा हूं, वो कहेगा फॉर्म ले लो ना प्लीज, कह रहे मैं कैलकुलेशन नहीं, फॉर्म ले लो, समझ पा रहे हैं? तो ये लो, अगला लो। तो आवाजें आती है, ध्यान सुनिएगा भैया, आवाजें आती, कुछ तो कहती हैं वो आवाजें। जिस दिन वो आवाजें आपको सुनाई पड़ना बंद हो जाए, इसका ना समझ लीजिए आप जे बन चुके हैं। लेकिन जे तो एक ही है, एंड रिमेनिंग कार्बन। तो उसके आसपास भी अगर आपने खेलना शुरू कर दिया ना, हर जगह, यत्र तत्र सर्वत्र, तो मतलब फिर तो आप मचा देंगे। आपसे कह रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, ये सब भी दिया हुआ। देखो कितने अच्छे लोग हैं, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा भैया कंपाउंड का। ये सवाल मैं क्यों लगा रहा हूं, आपको समझ में आ रही बात? जिससे मैं आपको ये सिखा दूं कि भैया डरना नहीं, वहां पेपर कैसा आता है, देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी। आप ये इतना सम्मान मत किया करिए ज्यादा कि नहीं वहां तो बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, कठिन बात पूछेंगे मुझसे। दो ही चीजें हो सकती हैं साहब, या तो आप उनकी बेइज्जती करिए या वो आपकी करेंगे। तो क्यों ना पहल मैं कर दूं। CsCl3, चलो ये देखते हैं कितने लोग का पेन चलता है इसमें। C2H4Cl2, C2H2Cl2, CH3Cl, ये चार ऑप्शन है, इनके ही ऑप्शन, इनका ही सवाल है, मैं केवल खेल रहा हूं। चलिए मैं पोलिंग स्टार्ट करूं क्या? जल्दी से बोलो, जल्दी से पोलिंग स्टार्ट। डन, रेडी है सब लोग? रेडी, गो, ये लो, शुरू करो, शुरू करो भाई। इतना ही टाइम लगना चाहिए, 80% लोगों का सही चल रहा है, क्या बात है, ये आया मजा, अब आया खेल में मजा। एम्स 2016, एम्स 2016 चल रहा है, देखो लो भैया, लीडर बोर्ड आ गया, बोमन अमन पूर्वशा दास। चलिए सुनिए, ये सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है, 2016 ऐसा भी नहीं 57 का सवाल लगवा रहा हूं, ऐसा भी नहीं 57 करें आजादी से पहले सवाल लगवाते तुम, तो 2016 का लगवा रहा हूं आपके सामने, बिल्कुल अगल बगल ही है, ऐसा ही ट्रेंड है। देखिए क्या कर, अब कई लोग क्या करते हैं, रिमेनिंग कार्बन दिया था, कहते हैं मैं रिमेनिंग कार्बन निकालूंगा कहते हैं रिमेनिंग कार्बन निकालू, 100 में माइनस कर रहे हैं, माइनस नहीं, 71.7 जोड़ रहे हैं 4.04 में, फिर कहने ये डेसिमल में आ रहा है, इसको एग्जैक्ट निकालूंगा 100 में माइनस करके, फिर आगे बढ़ूंगा। आवाजें आती हैं सर, ध्यान सुनिएगा, बहुत कुछ कहती है वो। यही डिवाइड कर लो ना, यहीं पे 35.5 डिवाइड कर लो, यहीं डिवाइड कर लो, एक वहीं करो पेपर के अंदर। देखो इतने, ये लाल पेन है आपके पास, काली डायरी लाल पेन, 35.5 का डबल, 35 का डबल देखो 70, 35.5 का डबल 71, तो करीब करीब अप्रॉक्स 2 के आसपास आ रहा है। और ये देखिए करीब करीब 4 के आसपास आ रहा है, 4.04, यानी कि 4 के आसपास। 2 और 4 मतलब हाइड्रोजन 4 मोल। देखिए मोलर रेशियो आ गया, ये कौन सा रेशियो आ गया? मोलर रेशियो। एटॉमिक वेट आपने डिवाइड कर दिया ना, तो मोलर रेशियो आ गया। हाइड्रोजन 4 मोल, तो बताना Cl 2 मोल, हाइड्रोजन 4 मोल, तो Cl के 2 होने चाहिए। ये रेशियो बता रहा हूं आपको, रेशियो 8 और 4 भी हो सकते हैं, आप चेक करिए जरा। ये कह रहा है हाइड्रोजन 1, देखो हाइड्रोजन के ज्यादा होने चाहिए Cl से, हाइड्रोजन के मोल ज्यादा होने चाहिए। कह रहा है हाइड्रोजन के कम है, देखो Cl से कम है, Cl से कम है, लेस। देखो तरीके देखिए आप, हाइड्रोजन के कम है, गलत। हाइड्रोजन 4 Cl 2 हो सकता है, हाइड्रोजन 2 Cl 2 बराबर हो गया, गलत। हाइड्रोजन 3 Cl 1, अब देखो 3:1 कह रहा है, ये कह रहा है 3:1 का रेशियो, हम कह रहे हैं 4:2 का रेशियो। 4:2, 4:2 का मतलब 2:1, समझ पा रहे हैं? तो 3:1 भी गलत। देखो वो फिर से आ गया, देखो वो फिर से आ गया, 4:2। कुछ चमका क्या? कार्बन निकालूंगा क्या बैठ के वहां पे? कार्बन निकालूंगा क्या भैया बैठ के? ये लोग आंसर आ गया, यहां लिख दो अपना नाम J स्टार, कह लीजिए, ये मोहर लगा दो, एक्सक्लूसिव इवेंट है। ये है खेल, बाकी जिंदगी तो सबकी चल रही है साहब, कोई मरता थोड़ी कंसेप्ट के बिना, जिंदगी सबकी चल रही है, सब जिंदगी काट रहे, हम भी सवाल लगा लेते हैं, हमें भी आता है कोई कहता है मैं बहुत तेज सवाल लगा लेता हूं, मैं कहता हूं मैं लगाता ही नहीं हूं, उससे तेज क्या लगाओगे तुम? आओ आगे बढ़े इसी बात पे। पहली बार फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, चलिए मचाते रहिए।
अभी तो सोचिए मोल कंसेप्ट में इतना मचा रहा हूं, अभी और चैप्टर आएंगे और मचाऊंगा। देखिए ये 13 नंबर देखिए, इंसुलिन कंटेन 16% सल्फर, देन फाइंड आउट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन। ये कंसेप्ट आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग नया। आपकी क्लास से पहले तक ही गए थे, अटेंड करके हुआ, एनर्जी आई। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ये मिनिमम मॉलिक्यूलर मास नया कंसेप्ट मार्केट में आया, नया कंसेप्ट। लीजिए आपको थोड़ा पढ़ा देता हूं मैं। अब सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, मैं चैट थोड़ी देर के लिए आयनिक में और जबरदस्त खेलता हूं। जितना कठिन चैप्टर आता ना, आई जस्ट एंजॉय इट, आई लाइक टफ थिंग्स। आप कठिन से कठिन चीजें लाइए, मुझे और तेज खेलना आता है उसमें। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या चीज होती है, जरा इसको समझते हैं। तो ये थोड़ा सीखिए, पहले इस कंसेप्ट को सीखिए। कंसेप्ट सीख जाएंगे तो सवाल तो अपने आप लग जाएगा, मैं उसके तरीके तो बता ही दूंगा। आप जो कहता है कि मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है AXBYCZ, एकदम जनरल कंपाउंड उठा लिया। इसमें 3 एलिमेंट है। कौन कौन से 3 एलिमेंट है? एक A नाम का एलिमेंट है इसके अंदर, एक B नाम का एलिमेंट है और एक C नाम का एलिमेंट है। ये 3 एलिमेंट्स हैं। और इसका अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं, किसका? इस कंपाउंड का, तो उसमें A के X एटम्स हैं, देखो A के X एटम्स हैं, B के Y एटम्स हैं और C के Z एटम्स हैं। इतनी बात सबको समझ में आती है। और मुझे बताना है फाइंड आउट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, फाइंड आउट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताना है। अब जरा मेरे को एक बात बताना, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? चलो मिनिमम तो बाद में देख लेंगे, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? क्या आपको बताया था मैंने? मॉलिक्यूलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, मोलर मास। तो आपको 1 मोल का मास बताना है। अच्छा, मिनिमम बताना है तो इसको मिनिमाइज करना है। इसको क्या करना है? मिनिमाइज करना। कहना है इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यही सवाल है। यानी कि आपको 1 मोल का मास बताना है और बताना है कि उसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब मेरे को एक बात बताना, वैल्यू मिनिमम हो रही है तो मतलब मैक्सिमम भी पॉसिबल है, इसका मतलब वेरिएबल है। कोई चीज मिनिमम पूछ रहा है आपसे, इसका मिनिमम क्या हो सकता है, तो उसका कुछ मैक्सिमम भी हो सकता होगा, यानी उसका कुछ मॉडरेट बीच का भी आंसर हो सकता होगा। तो ये बार बार बदल क्यों रहा है? बदल इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है। बताइए कौन कौन से? एक तो एक्स कितना लो, ये वेरिएबल है। एक वाई कितना लो, ये वेरिएबल है। जेड कितना लो, वो वेरिएबल है। अगर आपने ए को फिक्स कर दिया, मान लो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मैंने 3 एलिमेंट फिक्स कर दिए और मैंने कहा इन एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड बना है, तो वेरिएबल कौन है बताओ? एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, जेड वेरिएबल। मतलब ए के आपने कितने एटम्स लिए हैं, ए के आपने कितने एटम्स लिए हैं वो वेरिएबल है। आप कम ले सकते हैं तो कम मास आएगा, कम मास आएगा। और आप ज्यादा एटम्स लेंगे ए के तो ए की वजह से मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। अगर आप बी के एटम्स कम लेंगे कंपाउंड के अंदर, तो बी की वजह से जो 1 मोल का मास है कंपाउंड का, अगर कम लेंगे बी के तो कम आएगा। और अगर बी के एटम्स ज्यादा लूंगा मैं, है ना, नंबर ऑफ एटम 5 7 10 9 कुछ भी ले लूं, ऐसे ज्यादा ले लूं, तो फिर उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा। यही लॉजिक है, यही सी के लिए भी है, यही सी के लिए भी। कंसेप्ट समझ पा रहे हैं? अब मेरे को क्या करना है? मेरे को मिनिमाइज करना है चीजों को, मिनिमाइज की तरफ ले जाना उसको। तो बताइए मेरे को एक बात बताइए, मिनिमम से मिनिमम क्या कंडीशन ले सकते हैं आप? कम से कम वजन आए इसके 1 मोल का, कम से कम क्या ले लें? तो आप कहेंगे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास अगर आपको चाहिए, यानी कि 1 मोल का मास कम से कम चाहिए, तो आप उससे पूछेंगे किसके रिस्पेक्ट में चाहिए। पहली बात तो आपको इसका चाहिए। तो सवाल जब आएगा वहां पे तो वो पूछेगा ना वो आपसे किसके रिस्पेक्ट में। भाई 3 एटम है ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 एटम है। मान लीजिए उसने आपसे कहा कि मेरे को विद रिस्पेक्ट टू ए चाहिए, ए के रिस्पेक्ट में इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास मिनिमाइज करना है। क्या सवाल आया? ए के रिस्पेक्ट में इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास मिनिमाइज करना है। तो मैं एक सिंपल दिमाग लगाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि ए की वजह से बाहर कम से कम पड़े, और मैं कोशिश ये करूंगा तो मैं क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू को मिनिमम से मिनिमम लूंगा। और ध्यान दीजिए एक्स की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम कितनी होगी? 1। हेलो, एक्स की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम कितनी होगी? 1। भैया आप किसी की एक एटम तो लेंगे ना, एटम को काट के थोड़ी ले लोगे। कह रहे एक एटम कार्बन का लिया मैंने, कह रहे मैं आधा ले लूं। आधा कैसे ले लो भैया? 6 इलेक्ट्रॉन है एक एटम में, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो क्या उसमें काट के 3 निकाल लोगे? क्या 3 इलेक्ट्रॉन लेके आ जाऊंगा आपके लिए? ऐसा थोड़ी चलता है। तो मतलब कम से कम आप एक एटम तो लेंगे ही लेंगे, मिनिमम से मिनिमम। तो बताइए आपने मिनिमम से मिनिमम जो कर सकते थे वो आपने कर दिया। अगर आपने ए का सिर्फ एक एटम रखा तो ए की वजह से इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास आने वाला है वो सबसे कम आने वाला है, ए की वजह से। यानी कि इससे जो आंसर आपको मिलेगा वो विद रिस्पेक्ट टू ए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इसका हमें दे देगा। क्या ये बात सबको समझ में आती है? तो एक बार सब लोग उठा दिखा दो।
क्योंकि एक बार समझ में आएगा तो 10 बार समझ में आएगी बात, अगली बात भी समझ में आएगी, और यही नहीं समझे तो अगली भी गायब। क्लियर है? नेक्स्ट सुनिए। नेक्स्ट आपसे कहता है कि मान लो मेरे को यही कंसेप्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू बी। यही कंसेप्ट करना है क्या? विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर बी के रिस्पेक्ट में मेरे को ये पूछ लिया तो मैं कहूंगा भैया बी को मिनिमाइज कर दो। तो मैं क्या करूंगा? वाई की वैल्यू मिनिमम रखूंगा, और वाई को कितना रखूंगा? 1। अगर मेरे को यही सवाल पूछ लिया उसने, कहता मेरे को सी के रिस्पेक्ट में मिनिमाइज करना, सी के रिस्पेक्ट में, तो बताओ उसने सी के रिस्पेक्ट में अगर मिनिमाइज, कंसेप्ट पे चाहिए, देखिए रटिए नहीं चीजों, तो आप कहेंगे भैया सी के जो एटम्स है उनको मिनिमाइज कर दो, जेड की मिनिमम वैल्यू रख दो। कितनी मिनिमम वैल्यू है? 1। ये पुट कर दो। तो इससे आपको सी के रिस्पेक्ट में मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, इससे आपको बी के रिस्पेक्ट में मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, इससे आपको ए के रिस्पेक्ट में मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। अब जो सवाल आएगा वो कंडीशन में लगा दूंगा। मेरे पास 3 कंडीशन है क्योंकि 3 एलिमेंट है। इतनी बात सबको क्लियर? सबको क्लियर? अब मेरी अगली बात सुनिए। यानी कि मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर मैं मान लो सपोज विद रिस्पेक्ट टू ए सवाल सॉल्व कर रहा हूं, मान लो ये सवाल आ गया विद रिस्पेक्ट टू कोई एक पर्टिकुलर एटम सवाल आ गया, तो मैं कहूंगा कंडीशन डेवलप कर दूंगा, कंडीशन फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। किसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास? ऑफ ए एक्स बी वाई सी जेड। इसका जो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास में लिखूंगा उसकी कंडीशन लिख रहा हूं। देखिए ए के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, कंडीशन ये होनी चाहिए इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए एक्स बी वाई सी जेड देयर मस्ट बी 1 एटम ऑफ ए। 1 एटम ऑफ ए, एक एटम होना चाहिए एक मॉलिक्यूल का। क्या ये कंडीशन समझ में आती है? यही तो पीछे बोला मैंने, देखो पीछे यही तो बोला है। पीछे क्या बोला था? एक्स को 1 डाल दो। x1 मतलब क्या? एक मॉलिक्यूल में एक एटम ले लो, एक मॉलिक्यूल में एक एटम ले लो। क्यों एक ही एटम क्यों लिया? 2 क्यों नहीं लिए? ये कंडीशन क्यों बनाई मैंने? एक ही क्यों लिया? क्योंकि ध्यान दीजिए, एक से कम वो ले नहीं सकता था और एक से ज्यादा मैं लेने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा हूं। ध्यान सुनिए क्या बोल रहा हूं। एक से कम वो ले नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि एटम काट के थोड़ी निकाल लेगा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से कि मैं आधा एटम लेके आ गया आपके लिए। एक से कम वो ले नहीं सकता था, और एक से ज्यादा मैं लेने नहीं दूंगा। मैं लेने नहीं दूंगा क्योंकि मैं मिनिमम निकाल रहा हूं। तो क्या मैं एक ही लूंगा एक मॉलिक्यूल में? अब बताना, मेरे को एक बात बताई थी मैंने, तुम्हें याद होगा, मेरी पुरानी बातें याद होगा। किसी मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होते हैं उस मॉलिक्यूल के, अब मैं चैट ओपन कर रहा हूं, फेंक के मारना जरा, उस मॉलिक्यूल के 1 मोल में, देखो फिर से आ गया, 1 मोल में उस एटम के उतने ही यानी कि 1 ही मोल होते हैं। यानी कि ये दोनों बात सेम है क्या? ये दोनों बातें सेम है? ये दोनों बातें सेम है क्या? सेम नहीं भैया, सेम समझ पा रहे हैं? तो दोनों बातें सेम ठीक है ना? क्लियर? अब बताना, अगर ये अगर आप बोलते हो ये मिनिमम मॉलिक्यूलर मास की कंडीशन है, तो क्या ये भी उसी की कंडीशन है? सेम ही तो है दोनों, एक ही तो बात है दोनों, एक ही तो बात है। तो बताइए अगर ये कंडीशन आप मान रहे हैं तो ये भी मान रहे हैं, एक ही बात है। अब सवाल पे आ जाओ। अब आपका कंसेप्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप सवाल पे आ जाओ। सवाल पढ़िए 13 नंबर सवाल पढ़िए। सवाल में कह रहा है इंसुलिन एक कंपाउंड है, जैसे कौन था अभी थोड़ी देर पहले? कौन था? ए एक्स बी वाई सी जेड। तो इसमें ए है, कोई बी है, कोई सी है। वैसे इंसुलिन में भी 50 लोग होंगे, मेरे को क्या मतलब कौन है क्या नहीं है? मेरे को इंसुलिन का फॉर्मूला पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कल को कोई दूसरा आ जाएगा, मैं क्यों फॉर्मूला पढ़ूं सबके? कह रहा है उसके अंदर 16% सल्फर रखना है, उसके अंदर 16% सल्फर रखना ही रखना है। ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो ये रखते हुए इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या निकाल सकते हो? ये रखते हुए, ध्यान सुनिए क्या बोल रहा हूं, ये रखते हुए इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या पॉसिबल है? यानी कि आपको इंसुलिन के अंदर 16% सल्फर भी रखना है और इंसुलिन के 1 मोल का मास मिनिमाइज करके बता देना है। यानी कि 1 मोल इंसुलिन का मिनिमम क्या मास पॉसिबल है ये बता देना है। सवाल समझ पा रहे क्या? एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी उसने कहा कि इंसुलिन में 16% सल्फर रखना ही रखना है। 16% तो सल्फर रहना ही रहना है, बाकी जो रहे 84%, 100 में 16 माइनस करते हो 84 आता है। कर लेते हैं सब, कहीं 84 कहां से आ गया? 2-4 पूछेंगे भी भैया, 84 माइनस कर दिया 100 में से, है ना? तो बाकी 84% क्या है? मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरा सवाल किसके रिस्पेक्ट में है? क्या सवाल विद रिस्पेक्ट टू सल्फर आया है? कह रहे कैसे पता चला तुमको? अरे सल्फर का डेटा दिया तो सल्फर के रिस्पेक्ट में तो पूछेगा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। क्या वो आपको हिंट देता है कि किसके रिस्पेक्ट में मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताओ? तो एबीसी में से क्या कोई सल्फर इस बार होगा? बिल्कुल। तो मैं क्या कहूंगा,
मैं उससे कहूंगा कि बताओ अगर 100 ग्राम मैं इंसुलिन के लेता हूं, 100 ग्राम इंसुलिन के लेता हूं, तो बताइए क्या उसके अंदर 16 ग्राम मेरे पास सल्फर रखना जरूरी है? ये जरूरी है कि मैंडेटरी है, ऑप्शनल है? मैंडेटरी है, देखो लिखा है उसमें, करना ही करना है, ये तो करना ही करना है। और ये करते हुए बताओ कि कम से कम मॉलिक्यूलर मास क्या ला सकते हो, ये करते हुए बताओ, ये तो फॉलो करना ही है। तो बताइए मैं ग्राम जब रखता हूं सल्फर, तो 100 ग्राम इंसुलिन लेना ही पड़ता है, ठीक है। और अगर मैं 1 ग्राम सल्फर रखूंगा तो इसका मतलब मेरे को 100 बाई 16 ग्राम इंसुलिन के लेने पड़ेंगे। अब क्योंकि मुझे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सल्फर, विद रिस्पेक्ट टू सल्फर, तो मेरे को एक बात बताना, अगर आपको सल्फर के रिस्पेक्ट में मोलर मास मिनिमम करना है तो जरा पीछे आ जाओ यहां पे, बताओ ए कौन है इस बार, बताओ ए कौन है, चैट इनेबल कर रहा हूं, ए का नाम कौन है इस बार, ए कौन है यहाँ पे, ए कौन है, क्या ए सल्फर है, ए सल्फर है? और बताना ए एक्स बी वाई सी जेड कौन हो गया इस बार, क्या वो इंसुलिन है? भाई कंपाउंड कौन है, कंपाउंड कौन है, कंपाउंड इंसुलिन है, क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो बताओ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास की कंडीशन क्या होगी, 1 मोल सल्फर होना चाहिए, 1 मोल सल्फर होना चाहिए किसके अंदर, 1 मोल इंसुलिन के अंदर, क्या बात समझ पा रहे हैं, 1 मोल इंसुलिन के अंदर, ठीक है। अब 1 मोल सल्फर रखने का मतलब कितने ग्राम सल्फर रखना होगा, 32 ग्राम सल्फर रखना होगा किसके अंदर, 1 मोल इंसुलिन के अंदर। तो बताओ अगर मैं आपसे कहता हूं 32 ग्राम सल्फर में कंटेन करवाने के लिए ये निकाल लूं कि कितना इंसुलिन का मास लगा, कितना इंसुलिन का मास लगा, तो क्या 32 ग्राम सल्फर ही मुझे 1 मोल इंसुलिन में कंटेन करवाना है? और 32 ग्राम सल्फर में जितने मास इंसुलिन में कंटेन करवाऊंगा क्या वो इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, क्योंकि वही 1 मोल का मास होगा और वही मिनिमम भी होगा। हेलो, क्या बात समझ पे आ गई? तो बताना मैं कितने ग्राम पे फोकस करूंगा, कितने ग्राम यहां पे सल्फर कंटेन करवाऊंगा, बताओ कितने ग्राम सल्फर कंटेन करवाऊंगा, 32 ग्राम। क्यों 32 ग्राम करवाए, समझ पा रहे हैं? क्योंकि 32 ग्राम मुझे 1 मोल इंसुलिन के अंदर रखना है। देखो 32 ग्राम सल्फर मुझे किसके अंदर रखना है, देखो चेक करो, 1 ग्राम सल्फर रखते हैं इसके अंदर, तो 32 ग्राम किसके अंदर आएगा बताओ, पहले तो किसके अंदर आएगा ये निकालो, कितना लेना पड़ेगा, क्या इतना इंसुलिन लेना पड़ेगा आपको, हेलो, क्या आपको इतना इंसुलिन लेना पड़ेगा? इसको सॉल्व कर लो जरा, इसको सॉल्व कर लो, जैसे सॉल्व करेंगे तो बताना ये 200 आ गया। तो बताओ क्या 32 ग्राम सल्फर रखने के लिए मुझे 200 ग्राम इंसुलिन के लेने पड़ते हैं? और बताइए 32 ग्राम सल्फर मैं रखूंगा किसके अंदर, अगर मुझे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो मैं बताओ पीछे पढ़ चुका हूं, 32 ग्राम सल्फर या 1 मोल सल्फर मैं किसके अंदर रखूंगा, 1 मोल इंसुलिन के अंदर रखूंगा। तो बताइए 1 मोल इंसुलिन का क्या इससे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा? अब इन दोनों बातों को मिला दो, इन दोनों बातों को मिला दो, ये कहता है 32 ग्राम रखता हूं 200 ग्राम इंसुलिन में, मिनिमम से मिनिमम, और ये कहता है 32 ग्राम रखने के लिए 1 मोल इंसुलिन लेना पड़ता है। इनको मिला दो तो क्या 1 मोल इंसुलिन का मास मिनिमम से मिनिमम आपको 200 लेना ही पड़ेगा, 1 मोल इंसुलिन का मास मिनिमम से मिनिमम 200 लेना पड़ेगा। तो यही तो देखो वो आ गया फिर से, क्या मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना आ चुका है, 200। कितने लोगों को समझ में आ गई बात, हेलो, कितने लोगों को समझ में आ गई बात, एक बार सब लोग उठा दिखा दीजिए। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, देखिए अभी कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे कर दूं तो क्या, वैसे कर दूं तो क्या, अभी मैं ऐसे वैसे करना नहीं सिखा रहा आपको, जब मैं ऐसे वैसे करूंगा ना तो फिर आप कहेंगे ऐसे ही करना। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, कंसेप्ट सीखिए, पहले कंसेप्ट सीखिए, पहले कंसेप्ट सीखिए, भागिए नहीं, भागिए नहीं, कंसेप्ट पकड़िए पहले। देखो ये समझ में आ गया आपको कि 1 मोल इंसुलिन के अंदर आपको 1 मोल सल्फर रखना पड़ेगा, 1 मोल सल्फर मतलब 32 ग्राम सल्फर। तो अब ये निकाल लो कि 32 ग्राम सल्फर रखने के लिए कितना ग्राम इंसुलिन लिया, जितना लिया वही 1 मोल इंसुलिन का मास है। देखो 32 ग्राम सल्फर रखने के लिए, 32 ग्राम सल्फर रखने के लिए या 1 मोल सल्फर रखने के लिए कितने ग्राम इंसुलिन के आपने लिए, जितने लिए, जितने ग्राम लिए, जितने ग्राम लिए वही 1 मोल का मास है और वही मिनिमम मास है, वही 1 मोल का मास है और वही मिनिमम भी है। क्यों मिनिमम, क्यों है? क्योंकि मिनिमम वाली कंडीशन आप फॉलो कर रहे हैं। 1 मोल का क्यों है? क्योंकि 1 मोल के अंदर 1 मोल सल्फर रखा है आपने। कितना समझ में आ गई बात भाई? 1 मोल का क्यों? क्योंकि 1 मोल इंसुलिन में 1 मोल सल्फर रखा है। और मिनिमम क्यों है? क्योंकि ये कंडीशन है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास की। आप कितनों को बात पूरी समझ में आ गई? तो मैं 32 ग्राम पे क्यों फोकस कर रहा हूं, समझ पा रहे हैं? चलें, डन। अब बताओ अगर कोई कहता है कि ये सवाल आया, आप उसको ये सब समझाओगे, कहोगे भैया ये कंसेप्ट लो, फिर पीछे कहोगे ये कंसेप्ट लो, फिर से कहोगे ये भी कंसेप्ट है, ये भी ले लो, कहेगा फॉर्म, पीछे से आवाज आना शुरू हो जाएंगी, फॉर्म फॉर्म प्लीज आ जाओ, 2 साल का ले जाओ ना। 2 साल का ले जाओ कहेगा, कई बार 2 साल के ले लेते हैं लोग, हम कहीं सस्ते में लगा देना भैया। अब ऐसे सवाल लगाओगे तो 2 साल का ले लो, सस्ते में मिल रहा हो तो, कहने अगले साल का मिल रहा है क्या, कहते मैं 2-3 का रख लिया है, अपना जिंदगी में कोई जरूरत पड़ी आगे, मान लो पैसे नहीं हो कल, फॉर्म भरते रहूंगा बैठ के। देखो जे कहता है सीधे लगाओ,
100 डिवाइड बाई परसेंट इंटू एटॉमिक वेट। मैंने आपको पहले भी कहा था, पहले मैं कंसेप्ट की बात करता हूं, उसके बाद मैं रफ्तार की बात करता हूं, और जब मैं रफ्तार की बात करता हूं तो यकीन मानिए मुझसे तेज कोई नहीं है, सवाल ही नहीं होता, मतलब खत्म हो गया। देखो सीधे आ गया, कहता आंसर बताओ भैया। कह क्या सवाल, कहता सवाल तो बता दो। कह रहे इंसुलिन कंटेन कर रहा था। क्या कंटेन कर रहा था? 16% सल्फर। कह अच्छा, बस हो गया सवाल। देखो सीधे लगाऊंगा जुगाड़ यहाँ पे, कहूंगा लो भैया आंसर लिखूंगा सीधे, ऊपर लिखूंगा 100, नीचे लगाऊंगा जो परसेंट आपने दिया है 16, इंटू कर दूंगा एटॉमिक वेट। किसका एटॉमिक वेट? जिसके रिस्पेक्ट में सवाल पूछा, सल्फर का एटॉमिक वेट 32। कह दूंगा OMR लाए हो? कह हाँ, लो बल लो, खुद बल लो, लो मस्त हो जाओ। क्या सवाल एक लाइन में खत्म? क्या सवाल एक लाइन में खत्म? खत्म भैया, डन। तो एक बार अंगूठा दिखा दो, मौज आ रही तो खत्म सवाल, एक लाइन का सवाल था। बाकी कोई कुछ कंसेप्ट क्या कहेंगे, लो आओ समझो। कोई कंसेप्ट पूछो तो उसको इतना बताओ कि मतलब वो समझ जाए कि हाँ आप थोड़ा दिमाग रखते हैं। और बाकी कोई कहता मैं बहुत तेज लगा लेता हूं, किसी ने कहा मैं बहुत तेज लगा लेता हूं, उससे को मैं लगाता ही नहीं हूं। अब इससे तेज क्या लगाओगे? उसने कहा पेन ही नहीं चलाऊंगा, देखो ऐसे पकड़ लूंगा, पेन ऐसे कस के देखूंगा इसको। कहें 100/% 16, एटॉमिक वेट 32, 16 32 2, 16 2 200, ओए मार लो, अगला लो। मैं लगाता नहीं, मैं लगाता नहीं, इससे तेज क्या लगाओगे यार? खत्म हो गया ना, इससे तेज क्या लगाओगे? ये लगाता हूं आगे, खत्म। इनमें मॉलिक्यूलर मास आप कर लेंगे अब। चलिए, तो मेरे ख्याल से इसमें मुक्ति मिल गई होगी। अब ये इस प्रकार के जो सवाल हैं इनको करते हैं जरा। अब मैं आपको कुछ बातें पढ़ा रहा हूं फिर से। देखिए कुछ ऐसे कंसेप्ट छोटे छोटे से जो आते रहते हैं, इसको बोलते हैं मेथड्स टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट। कुछ छोटी छोटी बातें जिस पे सवाल आते रहते हैं। कुछ मेथड्स होते हैं क्या कैलकुलेट करने के? एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, उस पर क्या सवाल आएंगे, वो थोड़े से हम लोग देख लेते हैं। चलो, पहला जो मेथड है वो सबसे सिंपल है, ए इज इक्वल टू। जैसे आप मेथड नंबर 1 पढ़ेंगे तो आपको किताबों में ऐसा लिखा मिल सकता है कि भाई इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, बताओ। आपने पढ़ रखा है इक्विवेलेंट वेट, अगर आप किसी भी एटम का निकालते हैं तो क्या लिखते हैं बताओ? ऊपर लिखते हैं एटॉमिक वेट, है ना, और नीचे क्या लिखते हैं? एन फैक्टर। और आपको मैंने बताया था, बताओ एन फैक्टर क्या होता है? वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो गया? एटॉमिक वेट को ए से लिख लो, ए से, कहीं मैं ए लिखूं तो समझ जाना एटॉमिक वेट। और एन फैक्टर क्या होता है? एटम के केस में क्या होता है? वैलेंसी। तो उसको वी से लिख दूंगा, है ना, या वैलेंसी पूरे लिख लो। तो ये देखो वैलेंसी। तो बताइए ए की वैल्यू क्या आ गई यहां से? ए इज इक्वल टू आ गया ई इंटू वैलेंसी, ए इंटू वैलेंसी। तो ये पहला बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट है। कभी आपको किसी का एटॉमिक वेट निकालना हो, किसी को एटॉमिक वेट निकालना, तो क्या करिए, उसका इक्विवेलेंट वेट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, सवाल क्या आएंगे। उसका इक्विवेलेंट वेट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये क्वेश्चन में देता है। वैलेंसी निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कुछ तरीके मैं आपको बता चुका हूं, कंबाइनिंग कैपेसिटी वाले। और भी तरीके होते हैं, तो उन तरीकों से आप वैलेंसी लाते रहोगे बार 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 बार, और उसको ई में मल्टीप्लाई करते रहोगे और उसको एटॉमिक वेट बताते रहोगे। ये कंसेप्ट आता है, इस पे सवाल आते हैं। तो इसका जो मेथड नंबर 1 है ये तो सीधा सीधा हो गया। मेथड नंबर 2 सुनना, क्या कर रहा हूं, मेथड्स टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट, ठीक है ना। इसका मेथड नंबर 2 सुनना। मेथड नंबर 2 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, वो सुनिए। उसका नाम है ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ। इसमें कभी कभी सवाल आए हैं, तो मतलब आ सकते हैं, और जिस दिन आ गया मान लो आपने पढ़ा नहीं ढंग से, तो फिर आप लौट आएंगे, सारा बेकार हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला रखा रह जाएगा। तो सुनना ध्यान से, ये क्या कहते हैं भाई साहब। पहली चीज तो ये जो लॉ है, एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉलिड्स, एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉलिड्स। पहला पॉइंट, सॉलिड्स पे लगाइएगा इसको। क्यों, उस पर चर्चा भी करेंगे। एक्सेप्ट कुछ लोगों पे नहीं लगता है, जैसे BBSIC, BBSI और C, 4 पे नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना वो भी बताते हैं। पहली बात ये कि भैया कहना क्या चाहते थे, ये ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ कानून क्या है और ये आया कैसे। तो कानून ये कहता है कि आप एटॉमिक वेट अगर लेते हैं, एटॉमिक वेट वो भी अप्रॉक्स वाला, है ना, वो भी कौन सा वाला? एटॉमिक वेट अप्रॉक्स वाला। देखिए दो बातें आप कर सकते हैं, एक तो ये ऐसे लिख दो तब भी चलेगा, एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट। देखिए दो तरीके से चलता है ये माहौल। इज इक्वल टू यहां अप्रॉक्स लगा दो, देखो यहां अप्रॉक्स लगा दो। सुनना, ध्यान सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं आपसे। देखिए इसने क्या बोला, इसने कहा मैं खूब सारे एलिमेंट लाया, ए एलिमेंट, बी एलिमेंट, सी एलिमेंट, डी एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट लाया। फिर क्या किया, उनके एटॉमिक वेट लिए। इसका भी एटॉमिक वेट पता है मान लो, इसका भी पता है, कई लोगों का पता चल चुका है।
उसमें उनकी स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई कर दी। अब सवाल उठता है भैया स्पेसिफिक हीट क्या होती है? तो मैं आपको स्पेसिफिक हीट थोड़ा सा बता देता हूं साइड में, थोड़ा सा है ना, कुछ लोगों ने तो पढ़ा भी होगा। स्पेसिफिक हीट को बोलते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ, थर्मो में आएंगे इस पे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री, बाई 1 डिग्री। ठीक, और इसकी यूनिट कोई पूछे तो क्या, देखो यूनिट यही समझ में आ रही है। देखो अमाउंट ऑफ हीट मतलब क्या, कैलोरी, पर ग्राम पे डिफाइन है तो पर ग्राम, पर डिग्री पे डिफाइन है तो पर डिग्री सेल्सियस। ये यूनिट है इसकी, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, बराबर। तो ये एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई सब्सटेंस आप लाते हैं तो उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री से बढ़ाते हैं 1 ग्राम का, तो जितनी हीट आपको चाहिए उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट। अब जरा इधर आ जाइए, इतना ही जानिए अभी, फिर बाकी तो थर्मो में हम लोग करेंगे। फिर बताना, यहां पे उसने बताया कि मैंने स्पेसिफिक हीट की यूनिट जब ली कैलोरी, देखिए यूनिट फिक्स ली थी उसने, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये वाली यूनिट ली उसने। जैसे ए एलिमेंट लिया, उसका डेटा यहां लगाया है ना, फिर उसका एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई किया उसमें, तो आंसर आया 6.4 के आसपास, एग्जैक्ट नहीं, आसपास। ठीक है, फिर बी नाम का एलिमेंट लिया, उसका ये डेटा लगाया स्पेसिफिक हीट, फिर उसमें उसका एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई किया, फिर आंसर 6.4 के आसपास आया। हो सकता है 6.41 आ जाए, होता 6.399 आ जाए। ठीक है, फिर उसने सिर्फ तमाम एलिमेंट लिए, 100 एलिमेंट ले डाले। जब 100 एलिमेंट लिए तो सब में पता चला कि आंसर 6.4 के आसपास ही था, आसपास ही था, मतलब एग्जैक्ट नहीं आ रहा था हर बार, लेकिन 6.4 के आसपास आ रहा था। तो इसने कानून बना दिया, इसने कहा 99% या 95% लोग ऐसे होते हैं कि जो ये वाला कानून फॉलो करते हैं, जो एटॉमिक वेट और स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई करो तो 6.4 के आसपास रहते हैं, तो उसने अप्रॉक्स लगा दिया। ठीक, अगर आप यहां एग्जैक्ट लगाएंगे, तो यहां आपको अप्रॉक्स एटॉमिक वेट मिल जाएगा। हेलो, ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर यहां एग्जैक्ट एटॉमिक वेट लगाएंगे, एग्जैक्ट स्पेसिफिक हीट लगाएंगे, तो ये अप्रॉक्स आएगा। और अगर आप यहां एग्जैक्ट लगा देंगे, यहां एग्जैक्ट लगा देंगे तो एग्जैक्ट इक्वल टू 6.4, तो यहां अप्रॉक्स एटॉमिक वेट आ जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है बात? तो बताइए, अगर आप सवाल लगाएंगे तो सवालों में यूज क्या होगा? कोई पूछे सवालों में क्या यूज होगा, मैं कहूंगा बार बार मेरे को आप स्पेसिफिक हीट देना किसी की निकाल करके। ठीक, कोई एलिमेंट पकड़ लेना, स्पेसिफिक हीट दे देना उसकी, मैं पुट कर दूंगा, मल्टीप्लीकेशन को एग्जैक्ट 6.4 के बराबर कर दूंगा, तो क्या मुझे अप्रॉक्स एटॉमिक वेट मिल जाएगा यहां से? क्या मुझे अप्रॉक्स एटॉमिक वेट मिल जाएगा? क्योंकि अगर मैं एग्जैक्ट एटॉमिक वेट को मल्टीप्लाई करता तो 6.4 से डेविएट होता, और अगर 6.4 पे जाके बैठ गए तो उससे अप्रॉक्स एटॉमिक वेट मिल जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आई? हेलो, पहुंच पा रहे हैं क्या? अब मेरे को एक बात बताओ, इससे आपको एक सवाल में फायदा मिल जाएगा। देखो अब यहां पे क्या फायदा मिलता है, जरा सुनिएगा। अगली लाइन जो कह रहा हूं मैं, वो अगर आपने अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, मैंने लिखा 6.4 डिवाइड बाई स्पेसिफिक हीट। अब देखो मैंने क्या लगाया, जरा ध्यान सुना, कभी क्या कहना चाह रहा है। अब मैंने क्या लगाया भैया, अब मैंने देखो इक्वल लगाया, एग्जैक्टली इक्वल। पहले मैं क्या लगाया था, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। लॉ तो ये है, लॉ का तोड़ मरोड़ के फायदा ये उठाया जा रहा है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब मैं यहां एग्जैक्ट लगा दूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एग्जैक्ट लगा दूंगा 6.4, तो स्पेसिफिक हीट तो सवाल में एग्जैक्ट दी जाएगी, एग्जैक्ट, तो उसमें 6.4 में उसको डिवाइड कर दूंगा, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट मिल जाएगा, क्योंकि आपने इसको एग्जैक्टली इक्वल कर दिया। इसके कितनों को बात समझ में आए? अंगूठा दिखाओ भैया एक बार यार, मौज आए तब। तो बताओ इसका क्या फायदा है? कोई अननोन एलिमेंट अगर मिल जाए, अननोन नया कोई, और उसकी स्पेसिफिक हीट आपको पता चल जाए एग्जैक्ट वाले, तो यहां डिवाइड कर देना, यहां आपको ये मिल जाएगा अप्रॉक्स एटॉमिक वेट। एक बात बताना, लेकिन यूनिट क्या लगाओगे इसकी, यूनिट क्या लगाओगे, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? अब आओ सवालों पे चले, सवाल लगाते हैं। सवाल लगेंगे तो क्लैरिटी और आएगी। देखना ये सवाल, अब देखो ये सवाल अगर आपने पढ़ा नहीं ना ये कंसेप्ट, तो भारी पड़ेगा आपको। यहां पे अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक वेट स्पेसिफिक, यहां कुछ गड़बड़ दिया, इसको काट दो, ये हटा दो, देखो इसको हटा देते हैं, सफेद मार्कर का प्रयोग करिए, हर चीज का इस्तेमाल करना सीखिए। ठीक है, ये देखिए व्हाइटनर बन गया ये भी जे। चलो सुनो आगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल इज 0.11 कैलोरी पर ग्राम, इट्स इक्विवेलेंट वेट इज दिस। आपको बताना एग्जैक्ट, क्या बताना है, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। कितने लोग करना चाहेंगे, कितने लोग करना चाहेंगे, पोल शुरू करो, कितने लोग कहते हैं, कहते क्या तुम मेरे पोल करा सकते हो, क्यों नहीं? क्यों नहीं? लो भैया पोल लो, और पोल का सही जवाब है, मैं फीड कर देता हूं, लो
चलिए स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए सब लोग, देखिए कितने लोग से हो पाता है ये वाला। अब देखिए वही जो अभी आपने पढ़ा ना, एग्जैक्टली उसी का एप्लीकेशन है बिल्कुल ये, वो आपने अगर सीख लिया तो ये हो जाएगा। चलो आगे आंसर देखो भैया, कितने लोग का सही है कितने लोग गलत है। अमन, पूर्वशा, सुस्मिता, चलो देखो सुनो ध्यान से, क्या कह रहा हूं इसमें। सबसे पहले आप कैलकुलेशन करना शुरू करिए। कैलकुलेशन में नंबर एक बात यह है कि देखो सबसे पहले आप ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ लगाओ। क्या कहता है भैया, वो मुझे कहता है कि मेरे को अप्रॉक्स एटॉमिक वेट दे दूंगा मैं तुम्हें, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट दे दूंगा मैं तुम्हें। कह रहा बस क्या करना, 6.4 में स्पेसिफिक हीट डिवाइड कर देना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना स्पेसिफिक हीट की जो यूनिट होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और लगा लो यहाँ पे, ठीक है। 0.11 यहां लगा दो। तो बताओ ये 6.4 में जैसे आप 0.11 डिवाइड करोगे, क्या पहला काम आपको यहां से मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लो भैया थोड़ा, इससे आपको जो मिलेगा वो एग्जैक्ट है क्या वो अप्रॉक्स है। कई लोग यही टिक करके चले आते हैं, 0.11 डिवाइड कर दो, ये आ रहा है 58.18, चेक कर लो 58.18। अब ये बताओ ये अप्रॉक्स है या एग्जैक्ट है, तो क्या बोलेंगे ये कैसा है, ये अप्रॉक्स है। तो बताइए अप्रॉक्स पूछा था उसने सवाल में कि एग्जैक्ट पूछा था आपसे, एग्जैक्ट पूछा था ना, तो ये थोड़ी आंसर टिक करेंगे आप। तो अब रुकेंगे थोड़ा सा, देखो अब अगला काम क्या करेंगे, एग्जैक्ट चाहिए भैया। अगर मान लो ऑप्शन में ये दिया होता तो क्या टिक कर देते, नो। आप क्या करोगे, एटॉमिक वेट आपको क्या पढ़ा है मैंने अभी थोड़ी देर पहले, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, ठीक है ना। तो वैलेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अगर आप ध्यान देना आपके पास जो एटॉमिक वेट है वो कैसा है, अप्रॉक्स, तो अप्रॉक्स ही लगाएंगे। इक्विवेलेंट वेट जो उसने दे रखा है ये वाला, इसको आप क्या मानेंगे, अच्छा जो उसने दे रखा है इक्विवेलेंट वेट उसको आप क्या मानेंगे, एग्जैक्ट मानेंगे या अप्रॉक्स मानेंगे, जो उसने दे रखा है। उसने कोई डेटा दिया आपको तो उसको एग्जैक्ट मानेंगे ना, उसने दिया तो सही दिया होगा ना भैया, इतना तो विश्वास करेंगे ना सवाल बनाने वाले, नहीं तो पेपर ही क्यों दे रहे हो फिर। तो देखो इसको अप्रॉक्स इसको एग्जैक्ट, तो बताओ यहां से वैलेंसी कैसी आएगी, वैलेंसी कैसे आएगी, अप्रॉक्स, अप्रॉक्स चाचा छत से उतरो, अप्रॉक्स। क्यों अप्रॉक्स आएगी, एग्जैक्ट तब आती, एग्जैक्ट तब आती जब ये दोनों एग्जैक्ट होते। अगर इन दोनों में से कोई, इन दोनों में से कोई एक भी अप्रॉक्स है, इन दोनों में से कोई एक भी अप्रॉक्स है, तो इसका आंसर अप्रॉक्स ही तो आएगा। कितनों के पॉइंट समझ में आया, कितनों के पॉइंट समझ में आया। तो बताइए यहां पे क्या लगाएंगे आप, 58.18, ये अप्रॉक्स आपको पता है, 18.61 इसमें डिवाइड कर देंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या 3 पॉइंट समथिंग आ गया आंसर, देख लीजिए चेक कर लीजिए। तो ये आ गया 58.1 डिवाइडेड बाई 18.61, एग्जैक्ट निकाल लेता हूं, तो ये 3.12, 3.12 बताना। ये 3.12 जो आया, क्या ये वैलेंसी अप्रॉक्स आई है या एग्जैक्ट आई है, तो कहेंगे अप्रॉक्स आई है, डन। और अगर ये अप्रॉक्स आई है तो क्या मैं एग्जैक्ट निकाल सकता हूं, कैसे, नियरेस्ट इंटीजर पकड़ लेंगे, क्योंकि एटम जो होता है उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 2 3 4। हेलो भैया, एटम होगा तो वैलेंसी 1 2 3 4 होगी ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी तो वैलेंसी होती है उसकी, तो वैलेंसी डेसिमल थोड़ी लिखोगे, तो वैलेंसी एग्जैक्ट क्या आप खुद सोच लेंगे, कैसे, कहेंगे इसका नियरेस्ट इंटीजर पकड़ लो। नियरेस्ट कौन है बताओ इसका, नियरेस्ट इसका 3, तो बताना 3 इसकी एग्जैक्ट वैलेंसी आ गई। अब बताओ अगर 3 इसकी एग्जैक्ट वैलेंसी आ गई तो मैं क्या करूंगा, ए इज इक्वल टू फिर से क्या लगाऊंगा, देखो अगली स्लाइड में चले जाते हैं, ए इज इक्वल टू फिर से क्या लगाऊंगा, दोबारा से ये लगाऊंगा, दोबारा से ये लगाऊंगा। लेकिन इस बार जब लगाऊंगा तो बताना ई कैसा पता है आपको, एग्जैक्ट सवाल में दिया, वैलेंसी आप कैसी लेकर के आ गए, एग्जैक्ट। तो बताइए एटॉमिक वेट भी आपको क्या मिल जाएगा, एग्जैक्ट। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, बताओ ई एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 18.61, पढ़ लो पीछे देखो, एग्जैक्ट। और वैलेंसी एग्जैक्ट में ले आया कितनी, 3, यहां मल्टीप्लाई कर दो, क्या आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। और जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए चेक करिए, 18.61 इंटू 3 कर दो तो यार 55.83, 55.83। क्या ये जो आया है, क्या ये एग्जैक्ट एटॉमिक वेट आया है, हेलो, क्या एग्जैक्ट एटॉमिक वेट आ गया, तो ये आंसर है 55.83। कितनों बात समझ में आ गई कि क्या कंसेप्ट था। ऐसा सवाल मान लो फंसा तो कर लेंगे क्या, कर लेंगे क्या, तो सवाल की अप्रोच आपको पता होगी तभी। अब देखिए इतना टाइम वहां लगता नहीं है, तो मैं आपको अभी धीरे धीरे सिखा रहा हूं, वहां पे इतना टाइम थोड़ी लगाएंगे आप, इतना टाइम क्यों लगाएंगे वहां पे, आप वहां आप सीधे करोगे, बताओ 6.4 में 0.11 डिवाइड कर देना, ठीक है, ये डिवाइड कर देना, जैसे डिवाइड करोगे आपको एक आंसर मिल जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे एक आंसर मिल जाएगा। मान लो आंसर ये आ गया, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आप, थोड़ा सॉल्व करके 58.18 आ गया मान लो। अब ये 58.18 आ गया तो अगली लाइन में आप क्या करना, कहना ये अप्रॉक्स आंसर है, और ये अप्रॉक्स आंसर है तो इसमें क्या कर दो, इसमें ई डिवाइड कर दो। ई कितना है 18.61, सॉल्व करेंगे तो करीब 3.12 के आसपास आ रहा है, तो कहेंगे एग्जैक्ट वैलेंसी 3 हो गई, और 3 को उठा के फिर से 18.61 में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, लो खत्म हो गया। क्या बहुत कैलकुलेशन है क्या सवाल में, ये आंसर हो गया। हेलो, देखिए वहां जब आप करते हैं ना तो यूं खटखट खटखट होता है, वहां थोड़ी इतना लिखेंगे बैठ के, आओ मेरी बात सुनो मैं ये कर रहा हूं, मैं बहुत ईमानदार, क्या करोगे, ये तो स्पेसिफिक हीट है, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये स्पेसिफिक हीट है, डिवाइड कर दो, ये आ गया, ये अप्रॉक्स एटॉमिक वेट हो गया, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट में ये डिवाइड कर दो, वैलेंसी आ गई, वैलेंसी को एग्जैक्ट बना लो, नियरेस्ट इंटीजर पकड़ लो, और नियरेस्ट इंटीजर पकड़ने के बाद जो एग्जैक्ट ई दिया उसे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, ये आंसर। क्या सवाल 2 लाइन का ही होता है भैया, सवाल हमेशा 2 लाइन का होता है, मुद्दा यह कि सामने कौन बैठा है आपको, सवाल है किसके सामने, यही मुद्दा है, यही जीवन का रहस्य। चलिए आगे बढ़े। मेथड नंबर 2 में आपको क्या पढ़ा था जरा देख लीजिए एक बार, यहां पे हेडिंग क्या पड़ी थी, मेथड्स टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट, मेथड्स टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 डन, मेथड नंबर 2 डन, ड्यूलॉन्ग पेटिट डन, ठीक। मेथड नंबर 3 पे चले, मेथड नंबर 3 पे चलिए। अगला मेथड सुनिए, जो नेक्स्ट मेथड जिस पे सवाल आ सकते हैं वो है आइसोमॉर्फिज्म। अगला कंसेप्ट का नाम है आइसोमॉर्फिज्म, तो जरा समझिए आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। एक सवाल इस पे भी आता है तो इसको भी सीख लो थोड़ा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी सवाल इन चीजों से आ जाते हैं और आप लगे पड़े रहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पे, और मान लो सवाल आ गया यहां से तो छोड़ थोड़ी आओगे, कहोगे अगली बार पढ़ के आऊंगा इसको। इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं आपको, इफ टू डिफरेंट कंपाउंड्स, इफ टू डिफरेंट compounds have identical मतलब सिमिलर, आइडेंटिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड, दो बातें हैं देखिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन दे आर नोन एज, देखिए नोट्स बिल्कुल सिस्टमेटिक में आपके लिए बनाता जा रहा हूं, देन दे आर नोन एज आइसोमॉर्फस। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस नोट्स को फॉलो करिए, जस्ट फॉलो मी टू ईच अदर, और इस फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दो डिफरेंट कंपाउंड ले लो आप और उनके अंदर आइडेंटिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर रख लो और आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रख लो, मतलब सिमिलर एक एक चीजें, ये दोनों बातें सिमिलर रख लो। कभी कभी इसको ऐसा लिखा मिलेगा आपको, सिमिलर साइज एंड शेप, ये भी बोल सकते हैं। देखिए शेप का मतलब है कि आप जो उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे वो एक जैसा होना चाहिए, साइज का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा होना चाहिए, बात वही है, चाहे ऐसे बोल लो चाहे वैसे बोल लो, जैसे भी इच्छा हो वैसे बोल लो। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, MgSO4.7H2O, फिर आपसे कहता है अगला ZnSO4.7H2O, ठीक है। तो इनको जरा चेक करिए, इनको अगर आप चेक करेंगे तो बताना दोनों में 7H2O लगा हुआ है, दोनों में 7H2O लगा हुआ है। तो ये दोनों व्यक्तियों में देखो क्रिस्टलाइन फॉर्म बिल्कुल सेम एक जैसा है, क्रिस्टलाइन वाटर सेम लगे हुए हैं, और इनको देखो दोनों सल्फेट्स हैं, और देखो Mg भी +2 वैलेंसी वाला होता है, और देखो जिंक भी +2 वैलेंसी वाला होता है, तो दोनों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें सिमिलैरिटीज भी हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देखो एक जैसा है, MgSO4 ZnSO4 +2 वैलेंसी वाले, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी सेम है। कुल मिला के मुद्दे की बात क्या वो सुनिए, मुद्दे की बात यह है कि इसमें जो मेटल इन्वॉल्व है उसकी जो वैलेंसी होगी और जो इसमें मेटल इन्वॉल्व है उसकी जो वैलेंसी होगी, दोनों की वैलेंसी सेम होगी, ये मुद्दे की बात है। मुद्दे की बात यह है कि दिखने में तो एक जैसे होंगे उनकी वैलेंसी सेम होगी, तो इसका मतलब अगर कल को कोई तीसरा आ गया, मान लो इसमें मैं एक और चलो ऐड कर देता हूं, इसमें मान लो मैंने ऐड कर दिया एक और तीसरा, लो FeSO4.7H2 और ऐड कर दिया, ये भी देखो सेम है, ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों आपस में क्या, देखो Fe के ऊपर कितना चार्ज है +2, तो Fe की वैलेंसी भी कितनी है 2, देखो Fe ने एक सल्फेट पकड़ा हुआ है, एक सल्फेट का मतलब 2 H पकड़े हुए हैं, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी +2। तो बताइए क्या तीनों जो एलिमेंट्स आपने इस्तेमाल किए उनकी वैलेंसी सेम है, यही मेन चीज होती है आइसोमॉर्फस कंपाउंड में, जो मेटल इन्वॉल्व होगा उसकी वैलेंसी सेम होगी। अब कल को कोई चौथा आ गया, कल को मान लो कोई चौथा आ गया अननोन मेटल
सल्फेट डॉट 7H2O ऐसा दे दिया और कह दिया कि दिस कंपाउंड इज आइसोमॉर्फस विद दीज कंपाउंड्स, इनके साथ आइसोमॉर्फस है। कौन? ये वाला इनके साथ आइसोमॉर्फस है, ऐसा लिख दिया है ना, ऐसा लिख दिया कि ये इनके साथ आइसोमॉर्फ। लैंग्वेज देखिएगा, क्या लैंग्वेज देगा, कहेगा MsO4 डॉट 7H2O इज आइसोमॉर्फस, नाम नहीं बताया इनका, इज आइसोमॉर्फस विद, इनमें से कोई भी नाम ले लो, ये नाम दे दिया मान लो उसने, या फिर उसने ये नाम दे दिया आपको, या फिर उसने ये नाम दे दिया आपको, इनमें से कोई भी नाम दे दिया। ठीक है, आप सवाल ये बताइए मेरे को, इस लाइन से, ये क्वेश्चन में आगे मान लो लाइन, तो इस लाइन से आप क्या ड्रॉ करोगे, वहां पे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? क्योंकि जो एम मेटल यहां पे इस्तेमाल हुआ उसकी जो वैलेंसी होगी, उसकी जो वैलेंसी होगी वो इनकी वैलेंसी से मैच करनी चाहिए। और बताना इन तीनों की वैलेंसी कितनी है, इन तीनों की वैलेंसी कितनी है, Mg की, Zn की और Fe की। क्या इन तीनों की वैलेंसी सेम है? क्या इनकी वैलेंसी 2 चल रही है? तो बताइए इनकी इसकी वैलेंसी भी कितनी चलेगी, 2 चलेगी। तो क्या अननोन कंपाउंड के अंदर जो मेटल इन्वॉल्व है, क्या उसकी वैलेंसी आ गई? तो इसका फायदा ये होता है कि आपको वैलेंसी मिल जाएगी कि उसकी M की, और वो कितनी आ जाएगी, 2। क्या फायदा समझ पा रहे हैं? ये फायदा है, इसको सवालों में इस्तेमाल करूंगा। ठीक बात है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मेथड आप पढ़ रहे हैं एटॉमिक वेट के, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। तो वैलेंसी आप डिफरेंट मेथड से लेकर के आओगे और इक्विवेलेंट वेट वो आपको क्वेश्चन में देगा। समझ पा रहे हैं? देखो ये ड्यूलॉन्ग पेटेंट में हमने क्या किया, ड्यूलॉन्ग पेटेंट में हमने क्या किया, वैलेंसी आप लेकर के आए। देखो ड्यूलॉन्ग पेटेंट में हमने क्या किया, वैलेंसी आप लेकर के आए। देखो ये वैलेंसी आप लेकर के आए, वैलेंसी आप लेकर के आए, और इक्विवेलेंट वेट उसने दिया हुआ था आपको, आपने मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया एटॉमिक वेट। यही तो कर रहे हैं ना, कुल मिला के वो आपको हर बार क्या देगा, वैलेंसी लाके देगा कहीं ना कहीं से, और वैलेंसी आप ले आएंगे ढूंढ के किसी मेथड से और एटॉमिक वेट निकाल लेंगे क्योंकि ई आपको दिया होगा। डन। यही आप यहां भी कर रहे, देखो ये आप यहां भी ये कर रहे थे, ई वैलेंसी निकाल रहा है, ई उसने दिया था, आपने आंसर बता दिया। यही आप यहां भी कर रहे हैं, देखिए चेक कर लीजिए, वैलेंसी आप निकाल रहे हैं, वैलेंसी आप निकाल रहे हैं और ई वो आपको देगा, तो ए इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, ई इंटू वैलेंसी, खत्म। यहां से आपको ए मिल जाएगा। ये मेथड हो गया 3 नंबर। 4 नंबर पे मेथड नंबर 4। अब इसमें सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, जैसा मैंने आपको बताया ना पीछे, एकदम एग्जैक्ट। ई आपको दे दूंगा मैं सवाल में कुछ ना कुछ 18, 19, 20, 30, वैलेंसी आपको यहां से निकलवा दूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ए निकल आएगा। इसमें कोई सवाल लगवाने का जरूरत तो है नहीं मेरे ख्याल से। क्या बात समझ पा रहे हैं भाई? सवाल ही तो है ना, एक तरीके से सवाल ही तो। ई आपको दे दूं मैं 18, तो बताओ आंसर आ गया 18 इंटू 2 36। तो सवाल आएगा तो लगा ही लेंगे फिर आप। चलो नेक्स्ट पे मेथड नंबर 4। देखिए मैंने आपको 3 मेथड अभी तक बता दी, मेथड नंबर 4 सुनिएगा। इसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी मेथड। वेपर डेंसिटी मेथड ये क्या है, जरा सुनना ध्यान से। वेपर डेंसिटी मेथड क्या है? देखो वेपर डेंसिटी मेथड कहता है, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, आपको याद होगा थोड़ा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। याद है कुछ फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। और पता नहीं इस फॉर्मूले को आपने, आपसे पूछूं मैं, कहां कहां लगा सकते हैं, बताओ जल्दी से, कहां कहां लगा सकते हैं इसको, किसके लिए वैलिड है? बताया था मैंने आपको, वैलिड फॉर, हाँ, और बस गैस, और भी बताया था मैंने आपको, गैसेस के अलावा बताया था एक, वोलाटाइल कंपाउंड्स, वोलाटाइल कंपाउंड्स जो लोग वेपर बना लेते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कंसेप्ट 2 जगह चलता है, एक तो वोलाटाइल कंपाउंड पे, एक गैसेस पे, बताया था मैंने आपको। चलो अब आपसे कहता है कि ठीक है ये बात समझ में आती है, तो मेरे को बताना, एक सवाल मैं आपसे अगर करूं, ये सवाल के एक लॉजिक सीखें। अगर लॉजिक है कि अगर आपने मान लो एक वोलाटाइल मेटल क्लोराइड दे दिया सवाल के अंदर, वोलाटाइल मेटल क्लोराइड, नाम नहीं बताया उसका, क्या किया, नाम नहीं बताया, और क्या बताना है बताओ, एटॉमिक वेट निकालना है आपको। मकसद क्या है, अपना मकसद फिक्स कर लो पहले, एटॉमिक वेट बताना है किसका, मेटल का। मेटल कैसा, अननोन, मेटल कैसा, अननोन। तो ये मेथड आपकी मदद करेगा। क्या कहता है ये मेथड, थोड़ा सीख लेते हैं। मेरे को एक बात बताना, अगर मैं वोलाटाइल मेटल क्लोराइड लेता हूं अननोन, तो उसका फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला अननोन का फॉर्मूला बताओ, मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला तो बता सकते हैं ना, MClX, बता चुका मैं पहले भी आपको ये चीजें, MClX। तो आज देखिए उस बात का आपको फायदा मिलेगा। मेटल के ऊपर आपने माना +X चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज है, तो ये क्रॉस होगा तो बनेगा MClX। इस बात का देखो फायदा। अगर मैं आपसे कहूं MClX का मोलर मास निकालो,
मॉलिक्यूलर मास। तो बताइए मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? एटॉमिक वेट चाहिए होता है भाई। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है? एटॉमिक वेट से। तो मान लो कि एटॉमिक वेट इसका, सपोज इसका एटॉमिक वेट मान लो कि ए है, मान लिया इसका एटॉमिक वेट ए है। तो बताओ जरा, अगर एटॉमिक वेट ए मान लो तो इसका एटॉमिक वेट ए हो गया इंटू कितने एटम है यहाँ पे? 1। तो क्या लिखें? ए इंटू 1 प्लस सीएल का कितना होता है? 35.5। और कितने सीएल दिख रहे हैं आपको? एक्स। तो 35.5 इंटू एक्स। क्या ये बात समझ में आती है? है किसका? MClX का। इतनी बात समझ में आई? अरे एम का इसमें भी ऐसे कर रहे हैं। अरे भैया जीने दो, नहीं जीने दोगे? इसमें भी ऐसे कर रहे हैं। कह रहे आए क्या बता दिया, क्या बता दिया इसमें? कौन सी बहुत बड़ी बात बता दी? कह रहे MClX का तुमने कैसे निकाला? मैं नहीं समझ पाता हूं, क्या मैं बहुत तेज व्यक्ति हूं? अरे भैया एम का एटॉमिक वेट ए है, या कार्बन सोच लो, और कार्बन में 1 मल्टीप्लाई कर दो, 12 12 होगा, 12 में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ए है, तो भैया ए में 1 मल्टीप्लाई करोगे। और सीएल का 35.5 है, उसमें एक्स मल्टीप्लाई करोगे। कुछ तो ऐसे ही बनाते रहते पूरे टाइम। कहीं ये फिक्स हो गया अपना, ये ऐसे हाथ या स्टैंड लगा लिया यहां बैठ के। चलो सुनो भगला, अरे भैया काम पे लगो, ये सब करने से क्या होएगा? दिमाग लगाओ थोड़ा। अब देखो मॉलिक्यूलर मास जो है, पढ़ाने वाले की इच्छा समाप्त कर दो। मतलब देखो ये मॉलिक्यूलर मास आ गया ए इंटू 135.5 इंटू एक्स है ना, ये आ गया। ये मॉलिक्यूलर मास एक तरीका, ये हो गया एक तरीका। अब मैं बताऊं को मॉलिक्यूलर मास निकालने का एक और तरीका मेरे पास है। एक और तरीका बताओ मेरे पास कौन सा है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। एक और तरीका कौन सा है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये भी ठीक है, ये भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। बताओ ये वेपर डेंसिटी किसकी लगाओगे? वेपर डेंसिटी किसकी लगाओगे? कहोगे भैया जिसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए उसकी लगाएंगे। किसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए? मेटल क्लोराइड का। तो किसकी वेपर डेंसिटी लगाओगे? मेटल क्लोराइड की। तो बताइए आप दूसरा काम क्या लिखेंगे? इसी को क्या नए तरीके से भी समझा सकता हूं मैं। नए तरीके से क्या समझाऊंगा? कहूंगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ MClX। नया तरीका कहूंगा 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। किसकी वेपर डेंसिटी? मेटल क्लोराइड की। उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 मल्टीप्लाई करने से भी मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, और ऐसा करने से भी मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो क्या ये दोनों मॉलिक्यूलर मास सेम ही आएंगे? अब इन दोनों की बातचीत करवा दो, कह दो तुम लोग एक ही तो हो, आओ आपस में बातचीत करो। इन दोनों की यहाँ बीच की दीवारें हटाओ, इनको कह दो आओ तुम लोग बातचीत करो, तुम लोग एक ही तो हो, बराबर। और कहेंगे तुम लोग एक हो तो तुम दोनों देखो बराबर कर लो एक दूसरे को। भाई ये भी मॉलिक्यूलर मास है, ये भी मॉलिक्यूलर मास है, 2 मेथड्स हैं, दोनों को बराबर कर दो। तो इसको बताना क्या इसके बराबर लिख सकता हूं कि नहीं? यस, इसको इसके बराबर लिख सकता हूं कि? अब बताओ जैसे लिखूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ? ए इंटू 1, यानी कि ए ही लिख दो, फिर इंटू 1 क्यों लिखे इतना? अब कहीं इसमें कहेंगे कैसे कर कहें 1 कहां गया चाचा, 1 कहां गया? 1 घर चला गया घूमने। देखो ये आ गया, ये आ गया, समझ में आई बात? अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ कि एक ही वैल्यू क्या आप थोड़ा घुमा फिरा के लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं बताओ? ए क्या है? एटॉमिक वेट। अभी आपको एक फॉर्मूला पहले बताया था मैंने फर्स्ट क्लास में, देखो एकदम फर्स्ट क्लास नहीं, फर्स्ट मेथड में। देखो ये वाला एकदम बेसिक, ये तो बिल्कुल ही सही है ना, ये जो पहले एकदम स्टार्टिंग बताया था आपको, ये वाला बता नहीं, ये वाला तो हर जगह चलेगा ना, ए इज इक्वल टू ई इंटू वैलेंसी। ये तो सब जगह चलेगा ना, ये तो हर जगह चलेगा, ये तो हर जगह ही लगा सकते हैं, दिए जाओ इसको। तो बता इसको उठा लूं अगर मैं यहाँ पे, तो बताना ए कौन है? एटॉमिक वेट ही तो है मेटल का। मेटल का पीछे देख लो, एटॉमिक वेट है मेटल का, ये देखो माना था। तो इसको क्या लिख सकता हूं? ई इंटू वैलेंसी। ए की जगह लिख सकता हूं ई इंटू वैलेंसी। बताओ ये किसके ऊपर क्या लगा रहा हूं जरा समझिए। ए किसका? एटम का या मेटल का। ई किसका? वो भी एटम का, मेटल का। वैलेंसी किसकी? उसी एटम की। किसकी बातें चल रही है? सब एम की। किसकी बातें चल रही है? सब एम की, बराबर। अब मेरे को एक बात बताना, एम की वैलेंसी आपको पता है कि नहीं पता? इस फॉर्मूले बताओ जरा, एम की वैलेंसी कितनी लिखोगे? इसको देखो, एम की वैलेंसी कितनी बताओ? MClX माना है तो एम की वैलेंसी कितनी है? एक्स। ये बात समझ में आती है? कह रहे कैसे हुआ, ये कैसे हो गया, ये भी समझा दो। कह रहे एक एम देखो यहां, एक एम कितने सीएल पकड़ रहा है? एक एम क्या XCl पकड़ रहा है? और बताना सीएल कैसा होता है? मोनोवेलेंट। एक सीएल एक एच पकड़ता है, तो XCl का मतलब कितने एच पकड़े? XH पकड़े। देखो एक सीएल का मतलब एक एच, HCl, तो XCl कितने पकड़ेंगे? XH पकड़ेंगे। तो बताइए क्या आपको बात समझ में आ गई? तो बताना एक एम ने इफेक्टिवली एक्स नंबर ऑफ मोनोवेलेंट पकड़ लिए। मोनोवेलेंट मतलब H मान लो या Cl सब मान सकते हैं। तो बताना एक मेटल की एंटिटी ने अगर एक्स मोनोवेलेंट पकड़े तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? एक्स। बता चुका मैं आपको लॉजिक पहले। तो ये साइड में समझ पाए वैलेंसी कैसे निकली? अगले पे आ जाओ, बताओ वैलेंसी निकल आई तो यहां वैलेंसी कितनी लगा दो? बताओ यहां वैलेंसी कितनी लगा दो? एक्स मेटल की
इनटू क्या लगा दो उसका ई इज इक्वल टू उसका एटॉमिक वेट। क्या ये बात लिख सकता हूं? ये सही है। इसको उठा के यहां पुट कर दो, यहां पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए की जगह लिख दिया मैंने क्या, ई इंटू एक्स। देखो ए की जगह लिख दिया मैंने ई इंटू एक्स, और प्लस क्या है आगे 35.5 इंटू एक्स, और इज इक्वल टू क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ वीडी हो गया। और बताइए यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लोगे अंदर बच जाएगा ई प्लस 35.5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वीडी। और बताओ यहां से एक्स की वैल्यू आ गई। कहीं सोच रहा हंस क्यों रहा है आदमी। चलो देखें, ये जो टेढ़ी शक्लें बैठे हुए ना, इनको सोच के मैं हंस रहा हूं कि कैसे लोग होंगे, मतलब कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। देखो ये एक्स आ गया। बताओ एक्स क्या था, बताओ ये एक्स क्या था, एक्स क्या था वैलेंसी, एक्स क्या था वैलेंसी। तो बताओ क्या वैलेंसी आ गई। मैंने आपको पहले ही बोला था कि घुमा फिरा के हर मेथड में आपको क्या ढूंढ के लाऊंगा मैं आपके लिए, वैलेंसी। क्या मैं फिर वैलेंसी ले आया? क्या क्वेश्चन में कभी अगर मेरे को वेपर डेंसिटी दे देता है, किसकी वेपर डेंसिटी बताना है, किसकी वेपर डेंसिटी है, ये किसकी वेपर डेंसिटी है, मेटल क्लोराइड की। किसकी है? मेटल क्लोराइड की, MClX की। ये ई किसका है, जरा ये भी समझ लो, ई किसका है, मेटल का। अगर मैं ये लगा दूं यहां पे तो क्या मुझे एक्स मिल जाएगा। एक्स क्या है, एक्स वैलेंसी है, किसकी, मेटल की। तो बताइए क्या मेटल की क्या मुझे वैलेंसी मिल गई, मेटल की वैलेंसी मिल गई, फिर तो सवाल सॉल्व हो गया। बस फिर क्या करना है बताओ, फिर क्या करना है, फिर लगाना है ए इज इक्वल टू ई इंटू एक्स आखिरी बार, बस आंसर आ जाएगा। एक्स आप ढूंढ लाए, एक्स आप ढूंढ लाए, ई वो आपको हर बार सवाल ही मिला के देता है, जैसे एक बार दिया था ना 18.61 वैसे दे देगा कि आप उसको ए बता देंगे, और जैसे ए बता देंगे उसको आंसर मिल जाएगा, वो चला जाएगा अपने घर। कितना समझ में आ गया सवाल, कितना सवाल समझ में आ गया कि हाँ क्या अप्रोच है सवाल की। देखिए ये मेन लाइन, अगर आप देखिए सवाल की मेन लाइन है तो ये है, जिसको कंसेप्ट क्लियर होता है वो यहां पे आता है, डायरेक्ट इस पे, डायरेक्ट इस पे। अब कई लोग उसको याद कर लेते हैं इस फॉर्मूला, कहने हाउ टू लर्न दिस फॉर्मूला, कहने इसको कैसे याद करूंगा, कहने इस पे कई लोग लिखते हैं MTR मस्ट टू रिमेंबर, स्टार बना देते हैं इसे। अरे भैया कुछ मत बनाओ, कुछ याद ही मत रखो, मैं कुछ नहीं याद करता हूं, मैं वहां कुछ याद करके नहीं जाता हूं। मैं पेपर में जाऊं तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री की एक फॉर्मूला ना याद करूं, मैं केवल लॉजिक लेके जाऊंगा। देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या, उसने कहा मेरे पास वोलाटाइल मेटल क्लोराइड है, मैंने कहा अच्छा ले आओ, कहने फॉर्मूला लगा लेते हो, कहने कोई फॉर्मूला नहीं हमारे पास, लॉजिक है बस। कहने कैसे करोगे फिर, कहने इसका एटॉमिक वेट ए मान लूंगा, ए मान लूंगा, इसकी वैलेंसी कितनी दिख रही है, वैलेंसी कितनी दिख रही है, एक्स, एक एम ने एक XCl पकड़े तो वैलेंसी हो गई एक्स, एटॉमिक वेट कितना मान लूंगा ए, है ना। तो बताना ए क्या होगा, 30 ई इंटू एक्स, ए क्या हो जाएगा ई इंटू एक्स। तो बताना इसका एटॉमिक वेट लिखूंगा, इसका एटॉमिक वेट लिखूंगा प्लस 35.5 इंटू एक्स लिख दूंगा, इज इक्वल टू लिख दूंगा, ये मॉलिक्यूलर मास आ गया, ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ वीडी होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ वीडी होता है। और फिर ए की जगह क्या लिख दूंगा, इसके इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू दोगे तुम मुझे सवाल में, लगा दूंगा। इसकी वैलेंसी कितनी है, एक्स है, तो ई इंटू एक्स लिख दूंगा, खत्म। बताओ क्या इसके बाद मुझे फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या। अगर मेरे को ये कंसेप्ट क्लियर है तो अब मेरे को तुम वहां पे सवाल दोगे तो सवाल में भैया मेरे को वीडी दोगे, वीडी में यहां लगा दूंगा तो क्या आंसर नहीं आएगा, यहां से एक्स कॉमन ले लूंगा, यहां पे वीडी लगा दूंगा तो क्या एक्स नहीं निकल आएगा, निकल आएगा। मैं क्यों याद करूं फॉर्मूला, भाई मैं ये फॉर्मूला क्यों रटूं, एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू वीडी अपॉन ई प्लस 35.5। बहुत बड़ी बात पढ़ा दी भाई साहब, कहने इसको याद करो, लर्न बाय हार्ट, 3 टाइम्स मॉर्निंग 4 टाइम्स इवनिंग। वहां कुछ याद ही नहीं आ रहा साहब, वहां मान लो रट रटा के गए, इसको समझा आपने कुछ है ही नहीं, वहां रट रटा के गए, याद ही नहीं आ रहा 2VD कहां था, ऊपर था नीचे था, भाग रहे हैं गलियों में। कंसेप्ट लेके जाओ ना यार, कंसेप्ट लेके जाओ, देखो ये लाइन पकड़ लो बस, इससे आंसर आ जाएगा। अरे इसी से तो सॉल्व कर लो ना, खत्म हो गया, क्यों फॉर्मूला याद करो। कोई पूछे क्या किया, करें मॉलिक्यूलर मास बराबर किया है, मॉलिक्यूलर मास बराबर किया, खत्म हो गया। कंसेप्ट से चलो ना, जितने कम से कम आप फॉर्मूले लेके जाएंगे ना दिमाग में, लॉजिक जितने ज्यादा होंगे उतना आप रिलैक्स रहेंगे। आई लाइक इट। चलो ये भी हो गया। सवाल समझ पा रहे कैसा आएगा भैया, सवाल समझ पा रहे कैसा आएगा, सवाल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। क्या वीडी ले लो, वेपर डेंसिटी ले लो, मेटल क्लोराइड यहां पुट कर देना, इंटू 2 कर देना, अपॉन ई लगा देना मेटल का, प्लस 35.5 कर देना, एक्स निकल आएगा, एक्स यहां पुट कर देना, ई आपको दिया होगा, ए निकल आएगा। मॉड्यूल में सवाल है मैंने जो दिया आपको उसमें आप लगाएंगे।
ठीक है, ये हो गया मेथड नंबर 4। एक और मेथड होता है सीपीसीवी गामा वाला, वो अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो थर्मो का मेथड है, उसके लिए आपको पॉइजन रेशियो आना चाहिए, वो थर्मो में पढ़ाएंगे, तो वो छोड़ दे रहे हैं, अगले पे आ जाइए। 5वां एक और होता है, मैं इसलिए बता के छोड़ दे रहा हूं, है ना, ठीक है, वो अगले में जब थर्मो पढ़ाएंगे तब। अब एक और बात समझ लो जाते जाते, एक और चीज होती है जिसपे सवाल आपको मिलेंगे, मेथड्स टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, या मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ये निकालना। अभी तक आप जो मेथड्स पढ़े थे वो किसके थे? एटॉमिक वेट के। भगवान आपको हर जन्म में टीचर बनाए, धन्यवाद। अभी तो जो आप पढ़े थे वो क्या थे बताओ? हाँ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रह गया, मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाओं को, तो पहले ये कर ले, टाइम बचेगा तो वो भी कर लेंगे, और नहीं बचेगा तो अलग से करा दूंगा, परेशान ना हो, करा दूंगा आपको कहीं ना कहीं से। मेथड्स टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट, ध्यान सुनिए, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने का मेथड नंबर 1 ये कहता है कि भाई मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी लगा दो। पहला मेथड तो यही हो गया, जैसे उसमें पहला मेथड क्या था बताओ? एटॉमिक वेट निकालने का पहला मेथड तो इजी था, ई इंटू वैलेंसी, वैसे पहला मेथड तो यही हो गया, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये तो सिंपल है, कोई मेथड ही नहीं एक तरीके से। मेथड नंबर 2 सुनो, मेथड नंबर 2 का एक सवाल लगवा चुका हूं मैं, डिफ्यूजन इफ्यूजन आपको पढ़ाया था, R1/R2 इज इक्वल टू रूट ऑफ M2/M1, इसका एक सवाल लगवा चुका हूं आपको, हेलो, और इसका कंसेप्ट भी बता चुका हूं आपको, याद आता है क्या? शुरू में मैंने आपको बताया था R1/R2 रूट M2/M1, बताया था। तो उसपे देखो क्या क्या सवाल आया था, अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया था हम लोगों ने, हीलियम का दिया हुआ था, याद है? वो 3 गुना धीमा चलती है, उसका भी जे बताया था मैंने आपको, 3 गुना धीमा चलती है तो फिर उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, याद है? मॉलिक्यूलर मास 9 टाइम्स होगा, तो हीलियम का 4 था तो उसका 36 हो गया था, याद है? तो ये भी एक तरीका होता है क्या निकालने का, अननोन कोई गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने का। सतीश कुमार करें डाउट ग्रुप बनाओ तुरंत, अब बना देंगे यार, यहाँ क्लास चल रही, करें डाउट बताओ, जीने नहीं देंगे मतलब। मेथड नंबर 1 डन, मेथड नंबर 2 डन। अब मैं आपको एक तगड़ा मेथड बता रहा हूं जो पढ़ते नहीं लोग, देखिए, एक मेथड नंबर 3 आता है, इसको बोलते हैं विक्टर मेयर मेथड। आप किताबें पढ़ेंगे ना या कोई मॉड्यूल वगैरह लगाएंगे आप, तो विक्टर मेयर मेथड ऐसे लिख देते हैं, कहते हैं थर्ड मेथड है, ऐसे लिख देते हैं, बस खत्म। कहते चलो अगली चीज पढ़ते हैं। क्या होता है भैया, सवाल कैसा आएगा कुछ बता तो दो, है ना, समझ पा रहे? तो क्या कुछ तो बता दो, विक्टर लिख के छोड़ देंगे, ठीक है चलो निबंध अपने आप लिखिए जो मना है इसके बारे में, विक्टर बहुत अच्छे आदमी थे, विक्टर का जीवन बहुत सादा था, क्या था मेथड, कुछ तो बताओ विक्टर में। अब मैं आपको बताता हूं, इस पे सवाल आता है क्योंकि, और जब सवाल आता है तो लोगों को समझ में नहीं आता विक्टर में मेथड कब सवाल आ गया। एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक मेथड बनाया था, देखो सुनो, पहली चीज, दिस मेथड, आपने सुना हो शायद इसका सवाल, या दिस टेस्ट या दिस मेथड, है ना, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वोलाटाइल, चैट ऑफ कर देता हूं एक बार, वोलाटाइल कंपाउंड या वोलाटाइल सब्सटेंसेस, ठीक है। अब देखिए वोलाटाइल सब्सटेंसेस के ऊपर आप लगाएंगे अगर, जनरली आपको कंपाउंड ही मिलेंगे, ठीक है, तो आप बताइए इसके ऊपर अगर आप लगाएंगे मेथड तो कैसे लगाएंगे, बताओ। लगाने का तरीका ये होगा कि भैया सबसे पहले आप जो है मेथड समझिए, तरीका समझिए, वहां सवाल आएगा तो क्या सवाल की लैंग्वेज होगी, वो कहेगा एक वेसल लेगा, वेसल में W ग्राम आपको एक वोलाटाइल कंपाउंड भर देगा यहां, ठीक, फिर आपसे कहेगा इसको मैंने हीट किया, इसको थोड़ी हीट प्रोवाइड कर दी, तो ये वोलाटाइल अगर है तो ये वेपर बनाएगा, और इसने वेपर बनाई, जब इसने वेपर बनाई तो ऊपर इसकी वेपर यहां कलेक्ट हो गई, जब यहां वेपर कलेक्ट हो गई तो यहां जो वेपर बनी उसको कलेक्ट कर लिया एक जगह, जो वेपर यहां कलेक्ट होगी उसके कलेक्ट होने से पहले यहां एयर थी, उसके कलेक्ट होने से पहले यहां एयर थी, तो एयर को डिस्प्लेस करके ये वेपर यहां अपनी जगह बनाएगी। तो ध्यान दीजिए सवाल में आपको क्या कहेगा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर देगा, ध्यान सुनते हैं ना, सवाल डायरेक्ट लग जाएंगे आपसे अगर आप बात एक बार मेरी ध्यान से सुन लेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर देगा, कहेगा एनटीपी पे जो डिस्प्लेस्ड एयर हुई किसकी वजह से, इसकी जो वेपर बनी, जो W ग्राम ने वेपर बनाई उसकी वजह से जो डिस्प्लेस्ड एयर है उसका वॉल्यूम मैं आपको दे देता हूं इतने ml एनटीपी पे, लैंग्वेज समझ पा रहे हैं? तो आप समझ क्या जाएंगे, इस लाइन से आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये वॉल्यूम है किसका, ये वॉल्यूम एयर डिस्प्लेस का उसने दिया है, और ये वॉल्यूम है किसका, वेपर फॉर्म्ड का,
ये वॉल्यूम किसका है? वेपर फॉर्म्ड का, क्योंकि जितनी वेपर बनी होगी, जितनी वेपर ने वॉल्यूम अपना बनाया होगा, उतनी ही तो एयर यहां से डिस्प्लेस होगी। हेलो, तो आपको देगा ये, आपको समझना ये होगा, और यहां पे एनटीपी लिख देगा। आई बात समझ में इतनी? फिर अब कहेंगे, पूछेगा क्या? कहेंगे मेथड किसके बारे में, पीछे पढ़ लो, किसके बारे में? मॉलिक्यूलर मास। पूछेगा क्या? तो देखो लिखा, पूछेगा क्या? मॉलिक्यूलर मास पूछेगा। अब कहेगा मॉलिक्यूलर मास बताओ, किसका? वोलेटाइल कंपाउंड का। इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ। अब आप दिमाग लगाओ थोड़ा, बताना। अगर आपको यहां पे कुछ डेटा दे दिया, इसका मान लो इसका डेटा दे दिया वीएमएल, किसका दे दिया? वीएमएल। किसका डेटा है ये? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर इज वीएमएल। किसने डिस्प्लेस करी? इस डब्ल्यू ग्राम ने, डब्ल्यू ग्राम वोलेटाइल कंपाउंड की वेपर ने डिस्प्लेस करी, बराबर। इस डब्ल्यू ग्राम कंपाउंड की जो वेपर बनी, उसने जाके ऊपर डिस्प्लेस कर दी इतनी है वीएमएल। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ऐसा हुआ है तो वीएमएल जो डिस्प्लेस हुई है वो वॉल्यूम ऑफ द वेपर भी होगी एनटीपी पे। और अगर एनटीपी पे आपको वॉल्यूम ऑफ द वेपर मिल गया वीएमएल, है ना, वॉल्यूम आपको मिल गया वेपर का, वॉल्यूम ऑफ वेपर फॉर्म्ड, वॉल्यूम ऑफ वेपर फॉर्म्ड बाय डब्ल्यू ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ध्यान दीजिए, डब्ल्यू ग्राम सब्सटेंस भी है, उससे वेपर बनी है, किसी और से नहीं बनी है, एट एनटीपी। क्या इतना कंक्लूजन आपने निकाल लिया? इस वीएमएल। ध्यान दीजिए, कंक्लूजन सटीक होना चाहिए, ये नहीं कि इधर उधर का हल्का पूरा। आप लैंग्वेज ऐसी नहीं यूज कर सकते कि इधर उधर की क्लियर ही ना हो। आप कहेंगे वॉल्यूम किसका? कहेंगे वेपर बन, वेपर जो बनी उसका। कहेंगे कितने ग्राम से वेपर बनी? कहेंगे डब्ल्यू ग्राम सब्सटेंस से बनी। किस कंडीशन में बनी? एनटीपी बनी, और एनटीपी भी उसका वॉल्यूम मेजर हुआ है वीएमएल। क्या बात सटीक पकड़ रहा हूं? बिल्कुल। शब्दों का इस्तेमाल जीवन में बहुत ध्यान से किया करिए, महाभारत हो गई दिशा, शब्दों से सब कुछ हो जाता है। देखिए, तो ये अगर आपको वीएमएल मिल गया तो मेरे को एक बात बताना, डब्ल्यू ग्राम ने वीएमएल वेपर बनाई, आपको चाहिए मोलर मास, आपको चाहिए मोलर मास। मैं अगली स्लाइड पे चल रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहता हूं वीएमएल वेपर बनती है, वीएमएल वेपर बनती है डब्ल्यू ग्राम से, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जो डब्ल्यू ग्राम सब्सटेंस है वो मास है वीएमएल वेपर का। हेलो भैया, अगर वीएमएल वेपर बन रही, मान लो डब्ल्यू ग्राम पूरा वोलेटाइल है, पूरा निकल गया, सब निकल गया, पूरे डब्ल्यू ग्राम ने वेपर बना दी। क्वेश्चन में क्या देगा? इस पूरे डब्ल्यू ग्राम ने वेपर बना दी। तो डब्ल्यू ग्राम ने वेपर बनाई तो कितनी बनाई? वीएमएल। तो वीएमएल का वजन निकालोगे वेपर का, तो वो भी तो डब्ल्यू ग्राम ही होगा। वीएमएल को अगर आप कंडेंस करके रखेंगे एक जगह पे, लिक्विड बनाएंगे वापस, तो डब्ल्यू ग्राम ही तो वजन आएगा। तो बताइए, आप कह सकते हैं कि वीएमएल वेपर का जो मास है वो डब्ल्यू ग्राम है। इतनी बात समझ में आती है? तो बताना, अगर 1 ml वेपर लूंगा मैं, 1 ml वेपर लूंगा, तो बताना उसका मास कितना होगा? क्या डब्ल्यू बाई वी हो जाएगा? क्या डब्ल्यू बाई वी ग्राम हो जाएगा? और बताना, अगर 1 ml वेपर का मेरे को मास मिल गया, तो क्या 22,400 ml, 22,400 ml वेपर का मास निकाल सकता हूं। और 22,400 ml वेपर का मास होगा डब्ल्यू बाई वी इंटू 22400 ग्राम। और बताइए, 22,400 के पीछे में अगर पड़ा हूं, तो क्या वहां एनटीपी पे सब कुछ चल रहा है कैलकुलेशन वॉल्यूम का? तो 22,400 ml अगर कोई वेपर है, तो क्या 1 मोल वेपर है? क्या 1 मोल वेपर है सब्सटेंस की? और अगर 1 मोल वेपर है, उसका मास आ गया, इसका मतलब 22,400 का मास मतलब 1 मोल का मास। और 1 मोल का मास अगर आ गया ये, तो देखो वो फिर से आ गया, देखो वो फिर से आ गया। क्या 1 मोल सब्सटेंस का आपने मास निकाल लिया? 1 मोल सब्सटेंस का आपने मास निकाल लिया, और वेपर का मास आ गया, तो वही उसके लिक्विड फॉर्म में भी होगा 1 मोल का मास। तो बताइए, 1 मोल सब्सटेंस का आपने मास निकाल लिया, और जो मास आ गया, देखो वो आ गया। यही तो मॉलिक्यूलर मास है, यही तो मॉलिक्यूलर मास है। कितनों को पूरी बात समझ में आ गई? कितनों मास पूरी बात समझ में आ गई? तो बताओ आंसर क्या टिक करोगे आप? वहां सवाल आएगा तो आंसर क्या टिक करोगे? कहोगे भैया आंसर ये है, एम डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी इंटू 22400 और ग्राम। ये है आंसर मॉलिक्यूलर मास का। कितनों बात समझ में आ गई पूरी? अब ध्यान दीजिए, यहां पे यूनिट का थोड़ा ध्यान रखिएगा भैया, यूनिट का ध्यान रखिएगा। देखो ये डब्ल्यू किस में, ये डब्ल्यू किस में, ये ग्राम में। किसका ग्राम है? जो वोलेटाइल नीचे पड़ा हुआ था। ये वी क्या है? ये एमएल में जो वेपर बनी है उस डब्ल्यू ग्राम से, इस डब्ल्यू ग्राम से वी एमएल वेपर बनती है। और 22,400 आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, आपको ग्राम में आंसर मिल जाएगा। किसका? मॉलिक्यूलर मास का। डन है क्या? चित्र को चमक रहा है बिल्कुल क्लियर कट। खत्म मामला। ये सवाल भी हो गया। ये सवाल आपने अगर इधर उधर पढ़ा होगा, कहीं पे क्वेश्चन लगा रहे होंगे आप, तो आपको मिले होंगे ऐसे सवाल, मिले होंगे ऐसे सवाल, मिले ना? तो अब हो जाएगा, अब तो बिल्कुल कंसेप्ट से हो जाएगा ना। ठीक, तो ये वेक्टर मेयर मेथड खत्म हो गया।
बहुत बढ़िया, ये एकदम विक्टर मेल मेथड खत्म हो गया। ठीक है, तो आप अपने अपने को बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया कि अपने सारे मेथड हो गए। ये मॉलिक्यूलर मास के मेथड हो गए। देखो ये मेथड नंबर क्या था, 1 2 3, 3 मेथड आपने पढ़ लिए मॉलिक्यूलर मास में। 3 हो गए मॉलिक्यूलर मास के। उसके पहले देख लो, उसके पहले 4 मेथड आप पढ़ चुके एटॉमिक वेट के। एटॉमिक वेट के 4 मेथड कौन कौन से बताओ? एटॉमिक वेट के क्या क्या पढ़े आपने? एक तो सिंपल वाला ये बेसिक, एक दूसरा पढ़ा ड्यूलॉन्ग पेटेंट, तीसरा पढ़ा आपने आइसोमॉर्फिज्म, चौथा पढ़ा आपने वेपर डेंसिटी। ये 4 हो गए। उसके एक बचा है, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा जब थर्मो पढ़ेंगे। अगर टीचर आपके जैसा हुआ तो कभी कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। धन्यवाद राज। उसका देखा ना, ये सब होने के बाद क्या किया मैंने आपको? मॉलिक्यूलर मास वाले मेथड पढ़ा दिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, विक्टर मेल भी पढ़ा दिया, खत्म हो गया मामला। चलो अब बचता सिर्फ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब सिर्फ बचता है लॉज ऑफ केमिकल। ये सिल्वर सॉल्ट मेथड कुछ नहीं होता है रीना कुमारी, ये सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने होते हैं। सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने होते हैं। जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ा दिया ना, वो कोई सिल्वर सॉल्ट कोई सवाल आ जाए, आप ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करिए, सारे सवाल लगते हैं। कोई अलग से मेथड मत पढ़ा करिए, इस तरह के रटे मत करिए। अब देखिए, अब बचता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये रह जाता है, हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। तो मैं आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें सवाल ज्यादा आते नहीं है। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप अगर 15 मिनट रुके, 10 मिनट रुके तो मैं पढ़ा दूं। अगर आप 15 मिनट रुके, 10 मिनट रुके तो मैं पढ़ा दूं। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा फिर आपको। ऐसा नहीं भग 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 नहीं चलेगा कि मैं यूं पढ़ा के भाग गया, ऐसे नहीं पढ़ाता हूं मैं कभी। पढ़ेंगे, अंगूठा दिखाओ फिर पता चले। 10-15 मिनट पढ़ा दूंगा, खत्म हो जाएगा पूरा। चलो चलो फिर पढ़ा रहा हूं आपको, बीच में नहीं डिस्टर्ब करेगा ना। अब चलो पढ़ा रहा हूं, चलो पढ़ा रहा हूं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, आसान आसान है, सुनते जाइए। 3 कानून आपको पढ़ने। पहला कानून सुनिएगा। पहला कानून था लॉ ऑफ, कानून नंबर 1, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। कोई पूछे कानून क्या है, किसने दिया था, क्या कहा था, वो सब आपको लिख देता हूं मैं। दिस लॉ इज प्रपोज्ड बाय लेवॉइसियर एंड प्रूव्ड बाय लैंडॉल्ट। ठीक है, एक व्यक्ति था जिसने साबित किया था। अब इसमें सवाल क्या बनेगा, ये सब तो आरपीएमटी वाले पूछते थे, प्रपोज्ड बाय और प्रूव्ड बाय। लेकिन इसमें सवाल क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है मास इन एनी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इन एनी फिजिकल चेंज, कोई फिजिकल चेंज आप कर लीजिए या कोई केमिकल चेंज कर लीजिए, कोई भी चेंज कर लीजिए, किसी प्रकार की रिएक्शन उठा लाइए, मास विल बी कंजर्व। इसमें तो टेक्निकल बात अभी बताऊंगा, ध्यान सुनते रहिएगा। मास विल बी कंजर्व, जिसपे सवाल आता है वो बताऊंगा भी आपको, सुनते जाइए फटाफट। मास विल बी कंजर्व। तो इनका सिंपल सा बात थी कि कोई फिजिकल चेंज कोई केमिकल चेंज आप लीजिए, मास कंजर्व होगा। फिर लैंडॉल्ट ने क्या प्रूव किया था, कैसे चेक किया था इसको, वो थोड़ा सीख लीजिए, सवाल आ सकता है कभी। देखिए लैंडॉल्ट ने क्या किया था, एक एच ट्यूब बनाई थी। यूट्यूब तो आपने सुनी होगी, उसने एच ट्यूब बनाई थी। और देखिए एच ट्यूब कैसे बनाई थी उसने, ये बना दी उसने एच ट्यूब। अब देखिए इस एच ट्यूब में क्या किया उसने यहां पे सब्सटेंस भर दिए थे, यहां पे और यहां पे सिल्वर नाइट्रेट, यहां पे NaCl। ये पूछा जा सकता है कि बताओ लैंडॉल्ट ने कौन सी रिएक्शन कराई थी। हो सकता है पूछ ले कि सस्ते एग्जाम में, लेकिन ठीक है, ये सब आता नहीं है हालांकि, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सुन लीजिए जरा बस एक बार। मान लीजिए यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट भर दो कुछ ग्राम, यहाँ NaCl भर दो कुछ ग्राम। अब बताओ ये एच ट्यूब है, चारों तरफ से क्लोज है एकदम, है ना। इसको क्या करूं, इसको ऐसे शेक करते रहो, है ना, आगे पीछे ऐसे ऊपर नीचे करते रहो। फिर ये सब मिक्स हो जाएंगे, ये देखो रास्ता बना ना, यहाँ से सब मिक्स हो जाएंगे तो इनमें रिएक्शन हो जाएगी, AgNO3 प्लस NaCl। और क्या बन जाएगा बताओ, AgCl बन जाएगा और NaNO3 बन जाएगा। फिर लैंडॉल्ट ने ये चेक किया कि जब ये मैंने शेक नहीं किया था तो इसका वजन कितना था, मान लो x ग्राम था, और जब शेक कर लिया सब कुछ हो गया, रिएक्शन भी हो गई, तब भी वजन कितना है, x ग्राम ही है। इसका मतलब मास कहीं गया ही नहीं, मास अंदर ही है। हेलो, मास अंदर ही है, बस मास एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ है। सिल्वर नाइट्रेट NaCl के फॉर्म में पहले था और बाद में अब AgCl और NaNO3 के फॉर्म में, बस इतना सा हुआ है। यही लॉ था इनका। समझ में आ रही बात? अब इसमें सवाल सुनिए क्या बनता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज तो आपने पढ़ी नहीं, अब इसमें सवाल सुनिए और क्या बनता है और किस पे काम होगा, क्या मेन चीज है। जैसे H2O लिक्विड ले लो आप, और यहाँ पे H2O वेपर ले लो। अब बताओ ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। लेकिन आप सोचो यहाँ पे अगर आप 18 ग्राम स्टीम को कंडेंस करो, 18 ग्राम स्टीम मान लो आप यहाँ ले लो, 18 ग्राम स्टीम, उसको कंडेंस करो। ये देखो 18 ग्राम स्टीम है ना, इसको कंडेंस कर दो मान लो, या 18 ग्राम लिक्विड को वेपराइज कर दो, तो बताइए मास बदल जाएगा क्या?
18 ग्राम अगर लिक्विड था, लिक्विड वाटर, तो अगर आप उसको हीट करेंगे तो उससे 18 ग्राम स्टीम ही तो बनेगी, और 18 ग्राम स्टीम को अगर कंडेंस करेंगे तो 18 ग्राम लिक्विड ही तो बनेगा। यही तो मास कंजर्वेशन है। समझ पा रहे हैं क्या? तो इसका मतलब मास कंजर्व रहता है, चाहे फिजिकल चेंज हो। देखो ये फिजिकल चेंज है, स्टेट बदल रही है, और वो केमिकल चेंज था। बराबर। अगला सुनिए, इसका एक्सेप्शन पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका एक्सेप्शन यही पूछा जाता है। पूछेगा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का एक्सेप्शन कौन है? एक्सेप्शन होता है इसका न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस, देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन में जो होता है वो मास जो है न्यूक्लियस डिके होते हैं वहां पे। आप रेडियो एक्टिविटी काइनेटिक्स में पढ़ाऊंगा आपको, तो बताना न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा। जो न्यूक्लियस होते हैं वो डिके होकर के मास कन्वर्ट होने लगता है, किसमें? एनर्जी में। तो आप कहेंगे इसमें मास कंजर्व होगा क्या? नो, मास कंजर्व नहीं होगा। तो इसमें क्या कंजर्व होगा? मास प्लस एनर्जी कंजर्व होता है। कोई पूछे इसमें क्या कंजर्व होता है तो क्या बोलेंगे? मास प्लस एनर्जी इज कंजर्व। तो यही पूछा जाता है कि बताइए मास प्लस एनर्जी किस में कंजर्व होता है और किस में मास कंजर्व होता है। तो बाकी सब में मास कंजर्व होता है, इस वाली रिएक्शन में क्या होगा? मास प्लस एनर्जी कंजर्व होगा। एक्सेप्शन है ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करती। कौन नहीं करती? न्यूक्लियर रिएक्शन। कितनों को बात समझ में आ गई? डन। बस इतनी सी बात इसमें समझने वाली है। अगला पॉइंट सुन लीजिए फटाफट, नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 कानून, नंबर 2 कानून है लॉ ऑफ डेफिनेट। ये भी सुन लीजिए, लॉ ऑफ डेफिनेट। जल्दी जल्दी बताना, वो काम की बातें है ना, सुनते जाइए बस फटाफट। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको हम लोग, क्योंकि एक्सेप्शन आ सकते हैं, तो आप सुनते जाइए, काम की बातें एक दो इसमें जिसपे सवाल आ सकता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन भी बोलते हैं इसको। और एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे से पढ़ लीजिए एक बार, आपको सारी बातें मैं बता दे रहा हूं यहाँ। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन भी, ये देखिए दो नाम है इसके। क्या कहता है, किसने दिया था? इसी देने वाले व्यक्ति का नाम था प्राउस्ट, गिवन बाय प्राउस्ट। तो साइंटिस्ट का नाम ऐसा लिखा होता है, लिख लीजिए आप भी। उसके बाद इसका क्या क्या नाम, क्या लॉजिक है? इफ वी सेलेक्ट एनी, खत्म कर लेते हैं आज थोड़ा सा ना, 5-7 मिनट में खत्म कर लें। एनी प्योर सब्सटेंस फ्रॉम एनी सोर्स कॉमा और एनी प्लेस कॉमा और एनी मेथड, then there will be a fixed ratio, between या सिंपल रेशियो बोल दीजिए, फिक्स सिंपल रेशियो between atoms present in that compound। अब देखिए ये कहानी तो बहुत लंबी लिख रखी है, इसको मुद्दे को समझिए आप। देखिए वहां निबंध लिखने को नहीं आता कि भैया निबंध लिखिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, संक्षिप्त टिप्पणी को सवाल आता है सीधे। देखिए आपने एक प्योर सब्सटेंस लिया, प्योर सब्सटेंस मतलब प्योर पानी लिया, मान लो प्योर पानी लिया आपने। कहां से लिया? किसी सोर्स से, कोई भी सोर्स, नल से ले लो, नदी से ले लो, नाले से ले लो, प्योर होना चाहिए, प्योर वाटर। एनी प्लेस, किसी जगह से ले लो, राजस्थान से ले लो, कानपुर से ले लो, कोटा से ले लो, जहां से इच्छा आपकी है ना, बंगाल से ले लो जाके, किसी मेथड से ले लो, कोई मेथड लगा लो, तमाम मेथड है पानी बनाने के, आप कोई मेथड लगा लीजिए। किसी भी मेथड से, किसी भी तरीके से, किसी भी जगह से, किसी भी सोर्स से अगर आप प्योर सब्सटेंस लाते हैं, मान लो पानी ले आए, प्योर वाटर, तो बताइए अगर आप प्योर वाटर लाते हैं किसी भी जगह से, किसी भी मेथड से, किसी भी सोर्स से, तो क्या कह रहा है? एक फिक्स रेशियो होता है, किसके बीच में? एटम्स के बीच में होगा। बिल्कुल सही बात है, एच और ओ के बीच में एक रेशियो होगा। कितने कितने ग्राम? देखो एच 2 मोल है, 2 मोल मतलब कितने ग्राम? 2 ग्राम। और ओ कितने ग्राम है? 1 मोल है तो 16 ग्राम। ये सब तो आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं ना, एकदम शुरुआत में। तो इनके बीच में क्या रेशियो? 1:8 मास रेशियो, 1:8 मास रेशियो। और ये फिक्स होगा, 1:8 मास रेशियो। समझ में आ रही बात? तो ये नहीं चेंज होगा, ये फिक्स है, चाहे कहीं से लेके आइए आप पानी, बस यही लॉ है। अब ये फर्जी सा लॉ, इसमें क्या पढ़े? मेन चीज क्या पढ़नी वो सुनिएगा। हर बार मैं आपको लास्ट में मेन चीज बता रहा हूं। क्या मेन चीज है बताओ? मेन चीज है एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, आइसोटोप्स, ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आइसोटोप में आप क्या करिए, एक CO2 ले आइए सैंपल किसी जगह से, और एक CO2 ले आइए दूसरा सैंपल किसी और जगह से। जब आप 2 जगह से सैंपल लाएंगे तो कार्बन के आइसोटोप्स नेचर में मौजूद होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 6C12 वाला आइसोटोप आपको मिला, एक सोर्स से आप लाए, और यहाँ आपको दूसरे सोर्स से लाए तो यहाँ 14 वाला आइसोटोप मिल गया। ऑक्सीजन वही मिला मान लो, बराबर। अब बताना, अगर आपसे कहता है कार्बन यहाँ पे रेशियो बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो बताओ भैया, और कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ बताना जरा। तो बताना यहाँ पे जब आप रेशियो बताओगे तो 1 मोल कार्बन है मतलब कितने ग्राम? 12 ग्राम, क्योंकि 12 वाला लेके आए आप, तो 12 ग्राम। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 मोल है तो 32 ग्राम। क्या ये मास रेशियो आएगा? समझ में आ रही बात? और बताना यहां पे चेक करोगे सी और ओ का, इस कंपाउंड में दूसरे सोर्स से आया है, तो यहां 1 मोल कार्बन है, लेकिन 1 मोल कार्बन का मास कितना होगा बताओ? 14 ग्राम।
14 ग्राम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 60-14 लेकर के आए हैं। और ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 × 2 यानी कि 32 ग्राम। तो बताइए क्या ये दोनों सेम है? क्या दोनों सेम है? नो, ये दोनों सेम नहीं है। तो बताइए दोनों सेम नहीं है तो डेफिनेट कहां रहा? आपने बोला था ना हमेशा फिक्स होता है, ये तो वेरिएबल हो गया। 12 32 14 32 यानी कि सेम नहीं है। तो बताइए मामला कब गड़बड़ हो जाता है? जब आइसोटोप्स मिलना शुरू हो जाए। नेचर में आइसोटोप्स मौजूद होते हैं, आप सोर्स बदल दीजिए, बदल जाएगा। तो ये अक्सर, ये याद रखिएगा, ये लॉजिकल बात है, इस पे सवाल आ सकता है। आखिरी, लास्ट आपको बता रहा हूं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक, ये आखिरी है, इसको समझ लीजिए, बस खत्म कर रहे हैं मामला। अब देखिए ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में या तो मैं आपको कहानी लिखी होती बहुत लंबी, चलो आपको मन करेगा कि डेफिनेशन क्या नहीं बताई। अकॉर्डिंग टू, पहले तो किसने दिया था? डाल्टन ने। एक व्यक्ति था जिसने दिया, डाल्टन। क्या दिया? सुन लीजिए जल्दी से। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स, फिर मैं समझाऊंगा, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर, टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म more than one compound, more than one compounds, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। then the different mass of one element which combine with the fixed mass of other element, bear a simple ratio। अब ये लैंग्वेज तो ठीक है, अच्छी बात है, लिख लिया आपने, लेकिन समझने में ध्यान दीजिए, निबंध नहीं आता। बियर अ सिंपल रेशियो विद ईच अदर टू वन अनदर। अब ये हो गया मामला, अब ये तो हमने लिख लिया, ठीक है। उसको समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब। भाई साहब ये कहना चाहते हैं, अगर दो एलिमेंट है मान लीजिए, वो आपस में कंबाइन करते हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, मतलब किसी एक एलिमेंट के जो डिफरेंट मासेस हैं, जो कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ? विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ। उनके बीच में जो उनके डिफरेंट मासेस कंबाइन हुए हैं, उनके बीच में एक सिंपल रेशियो होगा। अब जरा आप समझिए, जरा एग्जांपल समझिए तो समझ में आएगी बात। एग्जांपल में लेते हैं, SO2 ले लो, SO3 ले लो। एग्जांपल इसीलिए मैंने कहा इससे कुछ नहीं समझ में आता है, कहानी तो बहुत लिखी इंग्लिश में आप, हालांकि आप इंग्लिश मीडियम है, वो तो आप जानते ही होंगे सर, ठीक है, उस पर क्या डिस्कशन करें। देखिए ये है, अमल SO2 ले लिया आपने, सल्फर ऑक्सीजन दो है, देखो सल्फर और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, कंबाइन किया एक दूसरे के साथ, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाया, SO2 बनाया और SO3 बनाया, डन। बताना जरा सल्फर कितना है, 1 मोल इसमें, तो कितने ग्राम? 32 ग्राम। मास रेशियो लिख रहे हैं, मास रेशियो, ठीक है, 32 ग्राम। और ऑक्सीजन बताना 16 × 2, 32 ग्राम। इसमें बताना सल्फर कितने, 1 मोल यानी कि 32 ग्राम एटॉमिक वेट। ऑक्सीजन 16 × 3 यानी कि 48 ग्राम। अब वो क्या कह रहा है, जब दो एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन करके एक से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, तो किसी एक एलिमेंट का जो डिफरेंट मास, कौन है जिसका डिफरेंट मास आपको यहां नजर आ रहा है साफ साफ? देखो ऑक्सीजन का जो डिफरेंट मास है, ये देखो डिफरेंट मास है ना, द डिफरेंट मास ऑफ, देखो डिफरेंट मास तो किसकी बात कर रहा है यहां पे, जो आपको साफ साफ नजर आ रहा है, डिफरेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, तो ये है वो एलिमेंट, देखो साफ नजर आ रहा है, डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर। तो अदर कौन है इस बार? आप किसको अदर बोल सकते हैं आसानी से? सल्फर को। तो सल्फर का देखो फिक्स्ड, देखो सल्फर का फिक्स्ड, हेलो, सल्फर का 32 तो फिक्स्ड मास ऑफ सल्फर, और फिक्स्ड मास ऑफ सल्फर के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है अलग अलग, एक बार 32 और एक बार 48। तो जो ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है अलग अलग, उनके बीच में एक सिंपल रेशियो होगा। कैसे? 32 को आप लिख दो 16 × 2, और इस 48 को लिख दो 16 × 3। तो बताओ इनके बीच में क्या रेशियो है, इन दोनों के बीच में? तो इस ऑक्सीजन जो कंबाइन हो रही है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो। 32 को मैंने ये लिख दिया और 48 को मैंने ये लिख दिया, तो इस ऑक्सीजन जो कंबाइन हो रही है इसके फिक्स मास के साथ, उस ऑक्सीजन के बीच में क्या रेशियो है? 2:3। उस ऑक्सीजन के बीच में क्या रेशियो है? 2:3। समझ में आ रही बात? यही बताना चाह रहे हैं भाई साहब, बहुत मेहनत करके। कितनों को बात समझ में आ गई? ये वाली बात समझ में आ गई, डन है। अच्छा एक बात बताना, इसमें क्या मैं सल्फर को ही फिक्स मान सकता हूं? इसमें क्या सल्फर को ही फिक्स मान सकता हूं? ऑक्सीजन को फिक्स नहीं मान सकता? चैट ओपन कर रहा हूं, बताना सल्फर को फिक्स मान सकता हूं, ऑक्सीजन को फिक्स नहीं मान सकता? क्या मान सकता हूं कि नहीं?
किसी को भी फिक्स बना सकते हैं आप। ध्यान सुनिए आप जरा, यही तो मिसकंसेप्शन है सर, यही कंसेप्ट नहीं क्लियर होते लोगों को। देखिए SO2 SO2, कल को उसने एक सवाल पूछ लिया, कल को उसने सवाल पूछ लिया, रेशियो ऑफ सल्फर बताओ, रेशियो ऑफ सल्फर बताओ इन बोथ कंपाउंड्स, इन बोथ कंपाउंड्स जो कंबाइन होता है फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ये सवाल आ गया मान लो, है ना। अब आप कह रहे हैं ये कराई नहीं मैंने, सुनना जरा, ये सल्फर या ऑक्सीजन है, ये देखो 32 था, तो ये 32 था, और ये 32 था, तो ये 48 था। जरा सुनना ध्यान से, ध्यान सुनना। देखो इसको 32 को लिख लो कैसा, इस 16, इस 32 यहां 16 इंटू 2 लिख दो, कोई दिक्कत बताओ? 16 इंटू 2 लिख दो, कोई दिक्कत? तो यहां लिख दो 16 इंटू 2, ठीक है। और बताना इस वाले 48 की जगह 16 इंटू 3 लिख दो, कोई दिक्कत? 16 इंटू 3। अब बताओ जरूरी है कि हर बार मैं सल्फर का ही मास फिक्स लूं? ऑक्सीजन का भी तो फिक्स ले सकता हूं। मान लो मैं ऑक्सीजन का फिक्स लूं, तो इसका भी 16 लूं, इसका भी 16 लूं, तो क्या करूं? 2 को हटाऊं यहां से। बताओ ये 2 कैसे हटेगा? इस पूरे रेशियो में 2 डिवाइड कर दो, 2 डिवाइड कर दो। जैसे 2 डिवाइड करोगे 2 यहां से हट जाएगा, और यहां 2 डिवाइड हो जाएगा। हेलो, तो चमक रहा है क्या चल रहा है भैया? सुनते हैं ना ध्यान से। क्या किया? पूरे रेशियो में 2 डिवाइड कर दो। आप देखो 16 इंटू 2 था ना यहाँ पे, तो यहां से 2 हट गया, यहां से 2 हट गया, और बताओ यहां से 2 हटा तो यहां 16 बचा, और यहां 2 डिवाइड हो गया। क्या ये भी ठीक है? सेम बात है। बताना 3 हटाना है, क्या करूं? दोनों में 3 डिवाइड कर दो, इधर भी 3 डिवाइड कर दो, इधर भी 3 डिवाइड कर दो, चलेगा? और 3 डिवाइड करते बताओ क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा, यहां से 3 3 कट गया। तो क्या सेम बात है? कोई अंतर नहीं है आंसर पे। अब बताओ कौन फिक्स हो गया? अब बताओ कौन फिक्स हो गया? अब क्या ऑक्सीजन फिक्स हो गया? अब क्या ऑक्सीजन फिक्स हो गया? अब बताओ कौन कंबाइन हो रहा है? डिफरेंट मास ऑफ सल्फर। तो कोई भी डिफरेंट हो सकता है, ध्यान सुनिए, ये बोल रहा हूं मैं आपको, यही कंसेप्ट होता है। कोई भी डिफरेंट हो सकता है, सल्फर भी डिफरेंट हो सकता है। देखो सल्फर के 2 मासेस कंबाइन हो रहे हैं, किसके साथ? फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो सल्फर के बीच में क्या होगा? एक सिंपल रेशियो होगा। अब मैं सल्फर के बीच में क्या सिंपल रेशियो निकाल सकता हूं कि नहीं, बताना मेरे को। क्या मैं सल्फर के बीच में मास ऑफ सल्फर जो कंबाइन हो रहा है, क्या उसके बीच में सिंपल रेशियो निकाल सकता हूं? यस। कितना आएगा बताओ? सल्फर के बीच में आएगा 32/2 इस टू 32/3। समझ में आया? देखो 32/2 32/3, 32 कट गया तो बताओ कितना हो गया? 1/2 1/3। फिर इसमें 6 मल्टीप्लाई कर लो, 6 मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा, यहां 6 मल्टीप्लाई करो, 6/2 3, और यहां 6 मल्टीप्लाई करो 2, 3:2। ये सल्फर का रेशियो, ये सल्फर का रेशियो चेक करिए। पिछली बार ऑक्सीजन का कितना आया था? 2:3। तो सल्फर का कितना आया? 3:2। कितनों को बात समझ में आई? तो देखिए कभी यहां भी खेल रहा है, मतलब कभी भाई साहब हर जगह खेलता है, मतलब कहीं नहीं छोड़ता, यहां भी खेल रहा है। देखो बैठ, मौज आ गई। चलें, आखिरी कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, बस खत्म कर रहा हूं। देखो एक होता है N2O, एक एग्जांपल ये ले लो, एक NO। जल्दी से मेरे को बताना, इसका आंसर बताना सब लोग, फिर बस खत्म करता हूं। N2O3, N2O4 और N2O5। इसमें क्या आप समझा पाएंगे जो भी आपने लॉ समझा है? देखो नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, जो आसानी से फिक्स हो जाए उसको ले लेना। देखो 14 इंटू 2, 2 मोल है ना, 28। यहां देखो, यहां देखो कितना है? 14। नाइट्रोजन लिख लो पहले। यहां देखो कितना है? 14 इंटू 2 28। यहां देखो 14 इंटू 2 28। यहां देखो 14 इंटू 2 28। ऑक्सीजन बताते जाओ भैया। ऑक्सीजन 16 इंटू 1 देखो तो 16। यहां देखो 16 इंटू 1 16। यहां देखो 16 इंटू 3 48। यहां देखो कितना? 16 इंटू 4 64। यहां देखो 16 इंटू 5 80। आई बस समझ में? अब बताओ किसको फिक्स करना आसान लग रहा है आपको? जल्दी से कौन फिक्स हो सकता है? लॉ क्लियर करना है आपको, किसको फिक्स करूं जल्दी से? क्या ये देखो 28 28 28 28 फिक्स ही है, बस इसको सेम कर दो तो काम हो जाएगा। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, 28 बन जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई करो यहां, तो यहां करोगे तो यहां भी करोगे, तो यहां 28 हो जाएगा, तो यहां 32 हो जाएगा। तो हटा के यहां लिख दो 28 32, कोई दिक्कत किसी को? यहां 28 लिख दो तो यहां 32 लिख दो, कोई दिक्कत? चलेगा? तो लिख दिया भैया, लो यहां पे 28 लिख दिया और यहां 32 लिख दिया। अब देखो ये क्या बिल्कुल फिक्स हो गया, ये बिल्कुल फिक्स हो गया। अब बताओ, अब इसको जरा सिस्टमैटिक लिख लो। ये 16 इंटू 1, ये देखो 16 इंटू 1, ये 16 इंटू 2, ये 16 इंटू 3, ये 16 इंटू 4, ये 16 इंटू 5। इसको ऐसा लिख लो, 16 इंटू 1, 16 इंटू 2, 16 इंटू 3, 16 इंटू 4, 16 इंटू 5। सेम बात है क्या? अब बताओ काम हो गया अपना, ये फिक्स है। ऑक्सीजन किस रेशियो में अटैच हो रहा है बताओ? ऑक्सीजन किस रेशियो में अटैच हो रहा है? 1:2:3:4:5। कितनों को बात समझ में आ गई? ऑक्सीजन का जो रेशियो है, जो अटैच हो रहा है विद द फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ, विद द फिक्स मास, ये फिक्स है। देखो इस बार ये फिक्स्ड है, और ऑक्सीजन का निकालने आप रेशियो 1:3:4, सिंपल रेशियो आ गया। यही लॉ है, खत्म हो गया, खेल खत्म होता है। नमस्कार, जय भारत।
खत्म हो गया भैया, मोल कंसेप्ट पूरी तरीके से समाप्त है। आप जाकर के इसको एकदम झमाझम निपटा लीजिए, बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलता रहेगा। और अगर आपको सेशन में जोरदार लगा तो लिखिएगा जरूर, इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, तो आप मेरे बारे में लिखिए आपको सेशन कैसे लगते हैं, सब कुछ फीडबैक में लिखा करिए, हैट्स में लिखा करिए। ये नाम फॉलो जरूर कर लीजिएगा हमेशा, और क्लासेस मिलती रहेंगी ऐसे आपको। नमस्कार, जय भारत।